गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं सीएमए फाइनल लॉ की सेपरेट क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करने के वक्त ही दो चार चीज़ें डिस्कस होनी ज़रूरी है, वो मैं करा देता हूँ और फिर हम लोग चैप्टर चालू करेंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सीए एंड सीएमए मैं ये दो कोर्सेज पढ़ाता हूँ, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी आई डोंट टीच, आई टीच ओनली सीए एंड सीएमए। तो सीएमए फाइनल लॉ की कुछ सेपरेट चैप्टर्स होते हैं बहुत सारे, वो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीए वालों को 4 बुक्स मिलती हैं, सीएमए फाइनल वालों को 6 बुक्स मिलती हैं। वो एक्स्ट्रा बुक जो है मैं दिखा देता हूँ तुमको। दीज आर द 2 एक्स्ट्रा बुक्स दैट यू रिसीव। ये सबसे मेन बुक है सीएमए फाइनल ऑल एक्स्ट्रा चैप्टर्स। ये एकदम नया बुक मैंने बनाया है, इसमें सारे एक एक चीज जो सीएमए के अंदर एक्स्ट्रा चैप्टर्स टॉपिक्स वगैरह सब इसमें डाला हुआ है। इट्स अ क्वाइट हैवी बुक, उठाते होते एकदम वजन महसूस होता है, ठीक है। और बहुत अच्छे से बनाया है, सब कुछ मैंने ऑर्गेनाइज करके बढ़िया से डाला है, पढ़ने में हम लोग को बहुत कन्वीनियंट लगेगा। और दूसरी चीज़ है, दिस इज अ वर्कबुक बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वर्कबुक जो होता है ना वो निकालते हैं हर सब्जेक्ट का, और क्या है कि वर्कबुक अगर स्टूडेंट के पास प्रिंट में हो तो वो पढ़ेगा, बहुत इजी लगेगा उसको। तो दिस द सॉल्व वर्कबुक ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसमें कहीं भी मेरा नाम नहीं है, ये इंस्टीट्यूट की किताब है और यही मैं प्रिंट करके आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में कन्वीनियंट लगे। साथ ही साथ और भी है कि ये जो इतना सारा एक्स्ट्रा चीज हम लोग पढ़ेंगे, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर सॉल्व सब इसमें आपको मिलेंगे। सो हमारे लिए जो मेन बुक है वो ये है, क्वाइट अ फैट बुक। दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे। लेट मी डिस्कस द कंटेंट्स विथ यू। ओके, ये रहे इसके कंटेंट्स। तमाम जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं सब आपको मिलेंगे, ठीक है। कंपनी लॉ एक्स्ट्रा पोर्शन, इसमें बहुत सारा इंटर लेवल का जो ज्ञान है, जैसे इनकॉर्पोरेशन, टाइप्स ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम, सेक्शन 8 कंपनी, वो फाइनल की किताब में भी इंस्टीट्यूट किया है, तो वो भी मैंने डाल दिया है। कुछ फाइनल लॉ के कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेक्शंस होते हैं जो सीए के अंदर नहीं है, सीएमए में, एनसीएलटी और स्पेशल कोर्स में, सेलेनियस में, वो भी इसमें डाला हुआ है। ये 4 चैप्टर्स ये आपके सिलेबस में डिटेल में है। डिपॉजिट्स और ये 3 तो विशेष तौर पे, ये 3 डिपॉजिट्स आप लोगों के इंटर में भी होता है, फाइनल में भी होता है, पर ये 3 चैप्टर ये सिर्फ आपके फाइनल में होता है, ये इंटर में होता ही नहीं है। एंड दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे ना तो 7 8 हमको समझ में नहीं आएगा। 7 कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ ऑडिट चैप्टर। वैसे ही सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, दिस रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अकाउंट चैप्टर में आता है नंबर 4 में। फिर नंबर 6 है प्रोड्यूसर कंपनी, उसके बाद 7 8 कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन फ्यू चैप्टर्स खुदरा खुदरा, कॉम्पिटिशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सरफेसी, इरिडा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, सेबी, आईसीडीआर, इनसाइडर ट्रेडिंग, ऑल दैट। तो सब कुछ इसमें कवर किया हुआ है A to Z, ठीक है। तो इसको आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं तुम लोगों के साथ। कॉपी में आओ प्लीज, कॉपी में हेडिंग दो, चैप्टर 1 एक्स्ट्रा पोर्शन, नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड कंटेंट डिस्कशन, वो कर दिया मैंने तुम लोगों के साथ। अभी एक इंट्रोडक्शन, सीएमए फाइनल लॉ, सेपरेट क्लासेस और चैप्टर्स और कंटेंट्स के बारे में, ठीक है। ये भी चालू हो गया और चलेगा। एंड देन आई विल स्टार्ट नाउ चैप्टर 1 विथ यू। सो कॉपी में हेडिंग दे दो, इस तरह से लिख लो चैप्टर नंबर 1। कॉपी वर्क तो रहेगा ही, ऑल्दो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कुछ बुक में डाल दूं, बट फिर भी हमेशा एक आदत सी हो गई कि कुछ ना कुछ तो कॉपी में जाएगा ही। चैप्टर 1 एक्स्ट्रा पोर्शन लिखा। अब अपने चैप्टर 1 में आते हैं। ये रहा सर अपना चैप्टर 1। चैप्टर 1 ना हल्का है, हल्का मतलब इसमें हैवी नहीं है, इजी ज्ञान है, तुम पढ़ोगे तुमको इजी लगेगा, ठीक है। इंटर वाला काफ़ी सारा पोर्शन रिपीट है फाइनल में, वो तुमको इजी लगेगा। फिर खुदरे खुदरे जो छोटे छोटे सेक्शंस है जो हम लोग एकदम बड़े बड़े फाइनल लॉ के चैप्टर्स पढ़ के आए, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। तो दिस चैप्टर इज इजी। और आज के दिन देखो ऐसा है ना कि पेपर पैटर्न जैसा भी हो, अगर हम लोग पूरा 100% पढ़ के जा रहे हैं तो बहुत सही रहेगा। एग्जाम में जो भी वो लोग पूछेंगे तुमको मेरा बोला हुआ याद आएगा कि हाँ सर ने बोला था क्लास में ऐसा। बिकॉज एक सबसे प्लस पॉइंट सीएमए के स्टूडेंट के साथ ये कि उसका पहला पेपर लॉ है, पेपर नंबर 13। ओके, फाइनल में आपका जो पहला पेपर है दैट इज गोइंग टू बी लॉ ओनली। तो लास्ट के जो 3 4 दिन है आप जम के लॉ रिवाइज करके जा सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है लॉ के साथ। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर मैं अपनी तरफ से आपको 100% सारा का सारा चीज पढ़ा दूंगा तो भले ही तुम रिवाइज नहीं कर पाओ, पर तुमको मेरा पढ़ाया हुआ ज्ञान तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तो जब क्वेश्चन देखोगे, मल्टी चॉइस देखोगे, ऑब्जेक्टिव देखोगे, फटक से आएगा, हाँ ऐसा बोला था क्लास में, ऐसा बोला था। तो यू विल स्टार्ट रिकॉलिंग ईच एंड एवरीथिंग। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 कंपनी लॉ
पोर्शन। इस चैप्टर में तुम रिलैक्स रहना, सारी मेहनत मेरी ज़्यादा है, तुमको सुन के तो ईजी लगने वाला है, ठीक है। ये डिफरेंट, ये हर चैप्टर के पहले वो होता है ना टॉपिक लिस्ट, तो यही है, इसमें ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो अभी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, पेज नंबर 1.4 पे आ जाओ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये पहला टॉपिक है जिसका जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, सब तुम्हारे इंस्टीट्यूट की किताब में दिया हुआ है, वही अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। सबसे पहले सर व्हाट्स अ कंपनी? कंपनी का मतलब होता है इंडियन कंपनी, हमेशा याद रखो। कंपनी मतलब क्या? इंडियन कंपनी, नंबर 1। और नंबर 2 कंपनीज एक्ट। सो व्हाट्स अ कंपनी? व्हेन यू से कंपनी इट मींस इंडियन कंपनी, जो इंडिया में पैदा हुआ है और जो कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है। अच्छा, जो कंपनीज एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। क्या इसके पहले कंपनी लॉ नहीं था? था ना, कंपनीज एक्ट 1956, उसके पहले 1913। तो बहुत सारी कंपनियां तो तभी भी बनी थी, तो वो सब भी तो कंपनी है ना। तो इन्होंने वही डेफिनेशन बनाया है, कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी मीन्स, मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो में टू जस्ट शो यू, यू डोंट हाईलाइट, ओके, जरूरत नहीं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी में दो चीजें आती है, सिंपल, इंडियन कंपनी एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, चाहे ये वाला कंपनीज एक्ट चाहे पुराने वाला कंपनीज एक्ट। कंपनी से बड़ा होता है बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। सबसे पहले हमें समझना है कि बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है सर। देखो जी, कानून में ना बॉडी कॉर्पोरेट का कोई मीनिंग लिखा हुआ नहीं है, तो मीनिंग तो मुझे और आपको ही समझना है, ठीक है। कानून में तो बस ये भद्दा सा डेफिनेशन है जिसको पढ़ के तुमको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू व्हाट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के लिए आप अपने हाथों में ये 4 पॉइंट्स दिमाग में रखेंगे, ठीक है। सोचना, सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए, सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन, मतलब उसके सारे मेंबर मर भी जाए ना, वो चलता रहेगा, वो जिंदा रहेगा, परपेचुअल सक्सेशन। कॉमन सील, कॉमन सील आजकल ऑप्शनल हो गया है। एंड फोर्थ, इट इज ऑलवेज 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 इनकॉर्पोरेटेड अंडर सम स्टैट्यूट, किसी कानून के अंदर इनकॉर्पोरेट एक्सक्यूज मी, खांसी आ गई थी। आई वाज सेइंग क्या, हाँ, 4 उंगलियों पे 4 चीजें गिन के रखो बॉडी कॉर्पोरेट के लिए। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, और चौथा ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सम स्टैट्यूट, किसी कानून के अंदर उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जो होता है वो तो नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। एलएलपी हो सकता है, एलएलपी में वो सारे चारों के चारों फीचर्स है, प्लस एलएलपी इज ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। कंपनी, सर कंपनी भी तो ये 4 फीचर एग्जिबिट करता है, तो कंपनी भी तो बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। हाँ जी, है ना, कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं जो किसी स्पेशल स्टैट्यूट में बनते हैं, जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, 1959 में स्टैट्यूट बना था, एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक्ट 1959। तो जो आज हम देख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, ये भी तो एक स्पेशल स्टैट्यूट में बना है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। तो इवन आवर इंस्टीट्यूट जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, ये सब स्पेशल स्टैट्यूट्स में बने हुए हैं। तो ये भी, ये चारों क्वालिटी एग्जिबिट करते हैं, तो ये भी क्या बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन तो दिया है, पर तुम्हारे समझने के लिए अपनी तरफ से डायग्राम बना दिया है, ठीक है। ये मेरा नोट है, टीचर्स नोट। कंपनी होता है बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी होता है फॉरेन कंपनी, जितनी भी फॉरेन कंपनी है, या सीआईओआई है, सीआईओआई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, बिकॉज वो भी वहां के विदेशी कानून में तो बना है ना। चौथा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस विच आर एस्टैब्लिश्ड अंडर सम स्पेशल स्टैट्यूट। तो ये चारों एग्जांपल्स है बॉडी कॉर्पोरेट के। अब आप डेफिनेशन को देखो, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बोलता है बॉडी कॉर्पोरेट में जो सीआईओआई वो भी इंक्लूडेड है, बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड।
तो इनका डेफिनेशन बड़ा सरल है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड CIOI बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो भारत सरकार नोटिफाई करेगा, वो इसमें शामिल नहीं है। गुड। तो ये था पहला 2 टाइप्स। अब ये और है, डोंट वरी। टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो ऐसी 3 कंपनियां होती हैं, शेयर्स वाली, गारंटी वाली, अनलिमिटेड, 3 तरह की। ये रहा, ये मेरा टीचर्स नोट है मेरी तरफ से तुमको, मतलब मैं दे रहा हूँ ये टीचर्स नोट तुमको, तुम्हारे लिए समझने में आसान होगा। शेयर्स वाली कंपनी में क्या होता है कि मेंबर लोग शेयर खरीदते हैं, शेयर का जो मूल्य है उसके अलावा उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। सपोज 10 रुपए का एक शेयर है फेस वैल्यू और 7 रुपया 7 रुपीज पेड अप है। सो हाउ मच इज अनपेड? 3 रुपीज। सो आपको 3 रुपीज से ज्यादा देने का कोई लायबिलिटी नहीं है। सो योर मैक्सिमम लायबिलिटी इज द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स। इन अ शेयर वाला कंपनी, व्हाट इज योर मैक्सिमम लायबिलिटी? सर शेयर्स का फेस वैल्यू में जितना भी अनपेड अमाउंट है बस उतना ही देना है, उससे ज्यादा मेरी लायबिलिटी नहीं है। सही बोल रहे हो। सेकंड, गारंटी वाली कंपनी। गारंटी वाली कंपनी में क्या होता है, मेमोरेंडम के अंदर मेंबर्स लोग लिख देते हैं कि हम इतना अमाउंट देंगे अगर जब ये कंपनी बंद होगी, तो उसको गारंटी अमाउंट बोलते हैं, अंडरटेकिंग बोलते हैं, ठीक है। सो इन अ गारंटी कंपनी व्हाट इज योर लायबिलिटी? सर आवर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द गारंटी अमाउंट मेंशन इन द मेमोरेंडम, ठीक है। और तीसरा तो हम जानते हैं अनलिमिटेड कंपनी में सर द लायबिलिटी इज ऑलवेज अनलिमिटेड, ठीक है। मैंने तीनों तरह की कंपनी का एग्जाम्पल यहाँ लिख के दिया है, रिलायंस, हिंदुस्तान क्लब और दरबार इन्वेस्टमेंट्स कंपनी, ये एकदम रियल एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कैन वी राइट एग्जाम्पल इन एग्जाम इफ दे आस्क? यस, एकदम रियल है। अब आओ डेफिनेशन देखते हैं। शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड। मेंबर्स की जो लायबिलिटी वो कहाँ लिखी होती है? सर देयर इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम के अंदर 6 क्लॉज होता है नसॉल का। आई विल शो इट टू यू। ये है, मैं पढ़ाऊंगा अभी तुम लोग को, तुम्हारे में है, ठीक है। पेज नंबर 1.11 पर आओ, पेज 1.11 पे आओ एक बार। ठीक है, ये 1.11 पे आप देखो, ये दिख रहा है आपको मेमोरेंडम बनाया हुआ, सेक्शन 4 मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। मेमोरेंडम के अंदर 6 क्लॉज होते हैं नसॉल का, OPC में 7 क्लॉज होते हैं नसॉल कैन। तो L से क्या है? लायबिलिटी क्लॉज। सो मेंबर्स की जो लायबिलिटी वो कहाँ लिखी रहती है? सर वो मेमोरेंडम के अंदर लिखी हुई रहती है, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन में हमको मेमोरेंडम शब्द मिलेगा, वापस से आ गए वहां पे। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी है जिसके मेमोरेंडम में मेंबर्स की लायबिलिटी बताई हुई है दैट इट इज लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स। सो डिफाइन अप कर लो अपने भाषा में। सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज अ कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड इन द मेमोरेंडम टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स। वैसे गारंटी कंपनी में द लायबिलिटी इज लिमिटेड इन द मेमोरेंडम टू द अमाउंट दे हैव अंडरटेकन। गारंटी दिया है, अंडरटेकन मतलब गारंटी दिया है, प्रॉमिस किया है कि पे करेगा। कब पे करेगा? जब कंपनी वाइंड अप होगा, बंद होगा। तो बंद होगा तब इतना गारंटी अमाउंट हम देंगे। और अनलिमिटेड वालों में सर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, देयर इज नो लिमिट। इजी था ये, तो सबका फेवरेट आ गया। OPC प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ब्रश अप हो जाएगा। चलो फाउंडेशन से सीख रहे हो इसको, और फाइनल में भी डाल दिया इन्होंने, कमाल की बात है। 1 2 3, ठीक है। इसको डिस्कस करने के पहले एक बार मैं बैठ जाता हूं, मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है, एक से ज्यादा मेंबर हो ही नहीं सकता। हमेशा याद रखना 1 पर्सन कंपनी में ऑल द शेयर्स, 100% ऑफ द शेयर्स इज हेल्ड बाय ओनली 1 पर्सन। वो किसी और को जरा सा एक शेयर भी नहीं दे सकता, वरना 2 मेंबर हो जाएंगे। तो इसमें एक ही मेंबर होता है, एक से ज्यादा मेंबर हो ही नहीं सकता। ऑल द शेयर्स आर हेल्ड बाय 1 पर्सन, ठीक है। अच्छा, OPC में एक खास बात होती है कि एक ही मेंबर होता है, तो बैकअप के लिए एक नॉमिनी का रहना जरूरी है
क्योंकि कल को अगर मेंबर मर गया तो फिर परपेचुअल सक्सेशन कैसे होगा। तो ओपीसी में ये कंपलसरी होता है कि एक नॉमिनी रहना चाहिए, नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम में लिखा रहता है, इसीलिए ओपीसी के मेमोरेंडम में 6 नहीं 7 क्लॉज होते हैं, नॉमिनी क्लॉज, जिसमें नॉमिनी का नाम लिखा रहता है, ठीक है। हु इज एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर और नॉमिनी, हु इज एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर और नॉमिनी, तो इन्होंने बोला 3 कंडीशंस है। पहला, एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब इंसान, आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनी एलएलपी ये सब नहीं, ठीक है, एक नेचुरल इंसान होना चाहिए। दूसरा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तीसरा, भारत में रेसिडेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, रेसिडेंट और अदरवाइज, ये अमेंडमेंट आया है, ठीक है। पहले रेसिडेंट होना जरूरी था, अब रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। रेजिडेंट के मीनिंग को भी बदल दिया, पहले रेजिडेंट का मीनिंग होता था 182 डेज, अभी है 120 डेज, पर रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। तो 120 दिन भारत में है या नहीं है, इट डजंट मैटर, बिकॉज बोल दिया ना रेजिडेंट और अदरवाइज, ठीक है। सो ओपीसी, सर ओपीसी इज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, हु इज एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। प्राइवेट कंपनी, अच्छा आगे बढ़ने के पहले एक दो ज्ञान देना जरूरी है मेरे लिए। ओपीसी एक टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी है, ओके। ओपीसी इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी को जितने एग्जेम्पशंस हैं वो सारे के सारे एग्जेम्पशन ओपीसी को भी हैं, ठीक है। कहीं पर भी अगर ये लोग प्राइवेट कंपनी बोलते हैं तो उसका मतलब उसमें ओपीसी लिया हुआ ही है। ओपीसी का नाम पता है क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी, जैसे पब्लिक कंपनी के लास्ट में लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी में होता है प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी, तो ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। दूसरी बात, पहले बहुत साल पहले गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सब में ना कुछ एक मिनिमम पेड अप कैपिटल का लिमिट डाल रखा था कि पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है 5 लाख रुपया, प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख रुपया, वो सब हटा दिया इन्होंने। अब ऐसा कोई लिमिट है ही नहीं, सेक्शन पढ़ोगे अभी तो वहां लिखा रहेगा प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग सच मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब, तो है ही नहीं ना, अब नहीं है कुछ भी। तो मेरे से पूछोगे सर व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक, नहीं है, अभी हटा दिया, तो अब नया क्या वो कुछ नहीं बोला, तो है ही नहीं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। यू नो एवरी कंपनी हैज गॉट 2 फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल, मोआ ओआ, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी की सबसे बड़ी पहचान है कि उसके आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं। वो 3 रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है सर, एक दो तीन, ये रहे वो 3 रेस्ट्रिक्शन। पहला, प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर जब मन चाहे किसी को भी अपने शेयर नहीं बेच सकता। शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा, किसको बेचोगे, हु विल बी द बायर, क्या प्राइस रहेगा। सो प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर यूं ही जब चाहे मन अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, दैट्स द फर्स्ट वन। सेकेंड, प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स, द नंबर ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड टू 200, उससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। हाउएवर 200 मेंबर्स काउंट करते वक्त इन्होंने एग्जेम्पशन दे रखा है, जॉइंट शेयर होल्डर्स को 1 गिना जाएगा, करंट एम्प्लॉइज हु आर द मेंबर्स उनको 200 में नहीं काउंट करेंगे, प्रीवियस एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज हु आर द मेंबर्स उनको भी नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो 200 के लिमिट में किसको किसको आप नहीं गिनोगे, 1 2 3, जॉइंट शेयर होल्डर्स को 1 गिनेंगे, करंट एम्प्लॉय को नहीं गिनेंगे, प्रीवियस एम्प्लॉय को भी नहीं गिनेंगे 200 के लिमिट में, ठीक है। तीसरा, पब्लिक इशू नहीं कर सकते ये लोग, नो पब्लिक इशू, दे कैन नॉट मेक पब्लिक इशू, पब्लिक इशू अलाउड ही नहीं है इनको, ना शेयर ना डिबेंचर, कोई चीज का भी पब्लिक इशू नहीं होगा। So what's a private company? A private company is a company which has 3 restrictions in its articles. पहला, शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, मैक्सिमम 200 मेंबर्स।
एंड तीसरा पब्लिक इशू नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड, तो कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ठीक है। अब यहीं पर एक डीम्ड पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट आता है। डीम्ड पब्लिक कंपनी में हमेशा स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट रहता है, इसलिए देखो मैंने एक टीचर्स नोट डाल रखा है जो अगले पेज में चला गया, ये रहा, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन। ड्रॉ मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो प्लीज। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, तो पब्लिक कंपनी होल्डिंग है और ये जो प्राइवेट कंपनी है सब्सिडरी है। येलो कलर, अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो है वो प्राइवेट कंपनी, वो जो येलो में है ये है प्राइवेट कंपनी, बट बिकॉज इट इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी it will be deemed as a public company. Now such a private company which is a deemed public company, it cannot enjoy the benefits of a public company but it will suffer the problems of a public company. कहने का मतलब है पब्लिक कंपनी के ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा नियम कानून झमेला पंगा है वो सारा इस पे अप्लाई करेगा येलो वाले पे, पर पब्लिक कंपनी का जो बेनिफिट होता है ना कि वो पब्लिक इशू करता है वो इस पे अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। यही स्टूडेंट का एक डाउट होता है जो मैंने भी क्लियर किया। स्टूडेंट बोलता है कि सर अगर ये प्राइवेट कंपनी को आप डीम्ड पब्लिक कंपनी मान रहे हो तो क्या ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू लेके आ सकता है क्या? नहीं, इसको डीम्ड पब्लिक कंपनी के तौर पे इट विल सफर द प्रॉब्लम्स बट इट विल नॉट एंजॉय द बेनिफिट्स। ओके, आओ पढ़ते हैं। ये रहा, a private company which is a subsidiary of a public company shall be deemed to be a public company. Teacher's note, such deemed public company will have to follow more legal compliances like any public company, but it will not be able to enjoy the benefits of a public company until it actually converts into a public company, ठीक है। तो ये था सर पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड डीम्ड पब्लिक कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। ग्रुप कंपनीज, होल्डिंग कंपनी पहला, होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच हैज सब्सिडरीज। तो होल्डिंग का डेफिनेशन ना घुमा के बोला, होल्डिंग वो होता है जिसके पास सब्सिडरीज हो वो होल्डिंग है, दैट इज द डेफिनेशन, एक घुमा के कि होल्डिंग कंपनी हैज व्हाट सब्सिडरीज। Holding company in relation to one or more other companies means a company in which such companies are subsidiary companies. तो basically holding is a company which has subsidiary companies. Okay. सब्सिडरी कंपनी क्या होता है ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है, इसको मैं कॉपी में ले जाकर डिस्कस करूंगा। कॉपी में चलते हैं सर।
ड्रॉ विथ मी। हाँ, मैं ना 3-4 इलस्ट्रेशन बनाऊंगा सब्सिडरी कंपनी के, उससे सब्सिडरी का पूरा डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग मतलब होते हैं इसमें। पहला, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में पहला पॉइंट, होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। होल्डिंग कंपनी, इफ वन कंपनी कंट्रोल्स द composition of the board of directors of the another company, then that other company is subsidiary company. controls the composition का मतलब होता है ठीक है, तो एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रहा है तो दोनों होल्डिंग सब्सिडियरी का रिश्ता है दोनों के बीच में। नाउ कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? इट मींस द राइट टू अपॉइंट और रिमूव majority of the directors. It means holding company has got the right to appoint or remove majority of the directors. ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता एक दूसरे तरीके से भी बनता है। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्ड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू इट्स अदर सब्सिडरीज, तो इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है। इसी का मैं फर्दर इलस्ट्रेशंस बता रहा हूं। 2A, ठीक है, 2A तो सिंपल है, होल्डिंग जो है सब्सिडरी में मोर देन 50% करता है। अब इधर देखो, H और S के बीच में रिश्ता होल्डिंग सब्सिडरी का है, S और Z में भी होल्डिंग सब्सिडरी का है। अब H और Z में भी होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है। अगर मेरे सब्सिडरी का सब्सिडरी कुछ है तो वो मेरा भी सब्सिडरी माना जाएगा। तो डायरेक्टली 50% से ज्यादा करो तो भी होल्डिंग सब्सिडरी, डायरेक्टली नहीं करो अपने सब्सिडरी द्वारा करो तो भी होल्डिंग सब्सिडरी। अब इसी का एक हाईफाई वर्जन, ठीक है, इसमें H और S होल्डिंग सब्सिडरी है, S और Z भी है, और H और Z भी है, सब्सिडरी का सब्सिडरी भी मेरा सब्सिडरी होता है। ठीक है, अब इसी का एक हाईफाई वर्जन,
ठीक है, ये तो साफ हमें दिख रहा है कि S1 एंड S2 आर द सब्सिडरीज ऑफ H, वो तो है ही। कमाल की बात है, इन दिस इक्वेशन S1 या S2 अकेले तो Z के अंदर मोर देन 50% नहीं करते, पर मिला के 60% करते हैं। ठीक है, तो अभी अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा, ऊपर सेकंड पॉइंट जो था ना, ये रहा, होल्डिंग होल्ड्स मोर देन 50% वोटिंग पावर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज। तो अब गौर से देखो, H लिमिटेड इनडायरेक्टली, H लिमिटेड इनडायरेक्टली W लिमिटेड के अंदर 60% होल्ड कर रहा है। ठीक है, therefore H एंड W आर होल्डिंग सब्सिडरी। तो H W के अंदर डायरेक्टली कितना कर रहा है सर? 0। पर H W के अंदर अपनी सब्सिडरी द्वारा इनडायरेक्टली कितना कर रहा है? 30 30 60, तो मोर देन 50 हो गया। H और W के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता बन गया। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब देखो, अब पूरा डन है। कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, या फिर कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इट्स सब्सिडरीज। ये दोनों इलस्ट्रेशन भी, ये दोनों एक्सप्लेनेशन भी वहां कवर हो गए कॉपी में ही। ठीक है, 3 डेफिनेशन एसोसिएट, लिस्टेड और स्मॉल, ये मैंने जो हमारा फाइनल कंपनी लॉ वाला मॉड्यूल था ना, उसी में तुम लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो ये टाइप्स ऑफ कंपनीज जो पहली टॉपिक थी खत्म होती है। अब हम जा रहे हैं इन कॉर्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में। इसमें एंटर करने के पहले लेट मी शो यू द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर 1, ये कंटेंट। सबसे पहले हमने किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये हो गया। अब एक बड़ा रेंज स्टार्ट हो रहा है, देखो काफ़ी बड़ा रेंज है। इन कॉर्पोरेशन मेमोरेंडम आर्टिकल्स ईजी है, पर सेक्शंस ज़्यादा हैं थोड़े से। ठीक है, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, पेज नंबर 1.8, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको चाहिए स्पाइस प्लस वेब सर्विस। एमसीए के वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, एमसीए के वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे स्पाइस प्लस बोल के वेब सर्विस होती है। उसी की सहायता से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है गुड़गांव में, वो आपको देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 11 फॉर्म नंबर में। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में पैन नंबर भी होता है, सिन नंबर भी होता है। ठीक है, सो दे विल गिव यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर INC 11। INC इनकॉर्पोरेशन का शॉर्ट है, INC 11। उसमें पैन नंबर भी रहेगा और सिन नंबर भी रहेगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, अगर आपने इनकॉर्पोरेशन के वक्त फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया तो 447 की सज़ा मिलेगी। ठीक है, 447 की सज़ा, जो कंपनी लॉ में फ्रॉड की सज़ा होती है। इसके अलावा NCLT क्या क्या करेगा? NCLT's एक्शन, फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन देके, झूठा फॉल्स इंफॉर्मेशन देके आप लोगों ने कंपनी खोला है, तो ऐसी कंपनी जो नकली इंफॉर्मेशन से खुलवाई है, उसके खिलाफ NCLT क्या क्या कर सकता है? देखो, NCLT पहले तो कोशिश करेगा कि किसी भी तरह कंपनी को जिंदा रखा जाए बाय डूइंग सम चेंजेस। तो NCLT मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज कर देगा, मेंबर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड बना देगा। ठीक है, लेकिन अगर इन सब से भी काम नहीं बनेगा, तब कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, स्ट्राइक ऑफ या फिर वाइंडिंग अप।
मैं याद दिला दूं, वाइंडिंग का बड़ा प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक लिक्विडेटर आता है, एसेट्स को बेचता है, लायबिलिटी को पे ऑफ करता है, दैट्स वाइंडिंग अप। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। स्ट्राइक ऑफ इज अ शॉर्ट प्रोसीजर। कंपनी में एसेट्स लायबिलिटीज कुछ नहीं है, खाली आरओसी स्ट्रेट अवे कंपनी का नाम बंद कर देगा एंड कंपनी इज डीम्ड टू बी शट डाउन। तो पहले कोशिश करेंगे भाई कंपनी को जिंदा रखो बाय चेंजिंग द मूव और मेकिंग द लायबिलिटी अनलिमिटेड, उससे नहीं बना बात तो बंद कर देंगे कंपनी को। नंबर ई अदर ऑर्डर। इसके अलावा एनसीएलटी को अगर कोई और आदेश देना है तो दे सकता है। तो एक तो आप लोगों का 447 किया जाएगा, फ्रॉड की सज़ा। दूसरा एनसीएलटी ये सब एक्शन लेगी। एनसीएलटी ये सब एक्शन लेने के पहले एक हियरिंग का मौका देगा, ठीक है। एनसीएलटी कुछ भी ऐसा एक्शन लेने के पहले एक हियरिंग का मौका देगा, मतलब सुनवाई। और ये भी देखिएगा कि कंपनी ने बाहर वालों के साथ कितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं और कंपनी को बंद करने से बाहर वालों पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ऑलरेडी कंपनी ने क्या क्या ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं और बाहर वालों पे इससे क्या असर पड़ेगा अगर कंपनी को बंद कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि एनसीएलटी रैंडम बंद कर देगा, इट विल टेक इनटू कंसिडरेशन एवरीथिंग एंड देन मेक अ डिसीजन, ठीक है। सो दैट वाज सेक्शन नंबर 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। एक बार अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन, तो फिर आज से कंपनी बन जाएगा एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो अपने नाम पे सब कुछ कर सकता है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने नाम पे एम्प्लॉय लोग को हायर कर सकता है। इट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 9। रजिस्ट्रेशन वर्ड का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन। एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी के जितने भी सब्सक्राइबर्स थे दे बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और साथ साथ अब कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुका है, ठीक है। वो सब कुछ कर सकता है, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है, लीगल केसेस फाइल कर सकता है, एवरीथिंग इट कैन डू। So section 9 tells us कि once the company is in corporation, now it becomes a separate legal person in the eyes of law, और सब कुछ कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 10, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। हर कंपनी में इन कॉर्पोरेशन के वक्त ही दो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अब मेमोरेंडम आर्टिकल में तो साइन किसने किया होगा, जो सब्सक्राइबर्स होंगे उन्होंने, बट इट इज डीम्ड any member of the company whether present or future shall be deemed to have signed the memorandum article। क्या मतलब, I'll tell you। रिलायंस कंपनी बनी थी 1975 में, ठीक है, बहुत साल हो गए। मैं आज रिलायंस का शेयर्स खरीद लेता हूं तो मैं क्या बन जाऊंगा, रिलायंस का मेंबर। इट विल बी डीम्ड कि सिद्धार्थ अग्रवाल अ मेंबर हैज साइंड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी एंड इज रेडी टू फॉलो इट। मतलब उसने खुद साइन किया और फॉलो करेगा, भले ही मैंने साइन नहीं किया था, ठीक है। ओके, मेमोरेंडम आर्टिकल इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स, ठीक है। तो कंपनी इज लायबल टू मेंबर, मेंबर इज लायबल टू कंपनी, बट मेंबर्स आर नॉट लायबल टू वन अनदर। मेरे और रिलायंस के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलायंस और मेरे बीच में हो गया, पर मेरे और मुकेश अंबानी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। Members are not liable to one another। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, कि कोई भी कंपनी का जो मेंबर है, प्रेजेंट हो या फ्यूचर में बनेगा, शैल बी डीम्ड टू हैव साइंड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम आर्टिकल इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स, बट नॉट बिटवीन मेंबर्स एंड मेंबर्स, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सेक्शन 10A है ना, ये एक नया आया है, इसमें एक फॉर्म होता है, INC इज अ शॉर्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का छोटा, INC 20A, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 10 है और ये फॉर्म क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के बाद 180 डेज के अंदर, इनकॉर्पोरेशन के बाद 180 डेज के अंदर फॉर्म नंबर INC 20A, गौर से सेक्शन 10A और फॉर्म 20A है, ठीक है। फॉर्म नंबर INC 20A ROC में जमा करना पड़ेगा। दिस फॉर्म विल बी सर्टिफाइड बाय CA, CS या CMA सर्टिफाई करेगा। इस फॉर्म को जमा करने का पर्पस है टू इन्फॉर्म द ROC कि एक नंबर
हमारे सब्सक्राइबर्स ने जितना शेयर्स खरीदना था उतना खरीद लिया। हमारे सब्सक्राइबर्स जो थे, जो हमारे फर्स्ट मेंबर्स होते हैं, उन्होंने मेमोरेंडम में साइन करके कसम खाया था दैट दे विल बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो उन्होंने खरीद लिया, पैसा दे दिया है, फर्स्ट। सेकंड, हमने अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस की स्थापना कर दी है और रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस प्रूफ है वो भी हमने आपके पास जमा कर दिया है, शुरू में ही जमा कर दिया था, ठीक है। तो 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू बी कम्युनिकेटेड टू आरओसी। जब तक आप ये फॉर्म जमा नहीं करोगे तब तक द कंपनी कैन नॉट टेक लोन, द कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस। अ कंपनी shall not commence business, shall not borrow money until they file form number INC 20A certified by CCC within 180 days of the incorporation। कि सारे सब्सक्राइबर्स ने जो जो पैसा बोला था वो दे दिया, शेयर्स खरीद लिया और हमने आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ जमा कर दिया, या तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त स्पाइस प्लस में, नहीं तो 30 डेज के अंदर INC 22 में, ठीक है। अगर आपने ये फॉर्म जमा नहीं किया और आरओसी को पता चल जाता है कि गड़बड़ है, तो वो कंपनी को एक झटके में स्ट्राइक ऑफ कर देगा। हम लोगों ने स्ट्राइकिंग ऑफ का पूरा चैप्टर पढ़ा था, सेक्शन नंबर 248, स्ट्राइक ऑफ, ठीक है। तो हर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के बाद 180 दिन में फॉर्म जमा करना पड़ता है। सेक्शन 12, एवरी कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस। ये सेक्शन नंबर 12 है ना, मैं इसके ऊपर तुम लोगों को काफ़ी छोटा छोटा ज्ञान अभी देने जा रहा हूँ, मेरे बात को ना ध्यान से सुनना। अ कंपनी कैन हैव मेनी ऑफिसेज ऑल ओवर द कंट्री, बट एटलीस्ट वन ऑफिस, बहुत ऑफिस हो सकता है आपके पास, बट एटलीस्ट वन ऑफिस हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड एज रजिस्टर्ड ऑफिस। तो सरकार के नज़रों में वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। सरकार जब भी आपको कोई नोटिस देगा, डॉक्यूमेंट भेजेगा, तो उसी एड्रेस पे भेजेगा, ठीक। तो यू मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, यू मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बाद आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। और आप क्या करोगे, वो रजिस्टर्ड ऑफिस का जो पूरा एड्रेस है और एड्रेस प्रूफ है वो आप आरओसी के पास भेज दोगे इन फॉर्म नंबर INC 22, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी, ऐसा कोई बंदिश नहीं है। नंबरिंग करो। पहला पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 डेज के अंदर ही हर कंपनी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आप आरओसी को INC 22 में बता दो कि विद इन 30 डेज। अगर कोई भी कंपनी अपना नाम चेंज करती है तो नेक्स्ट 2 साल तक उसको अपने नए नाम के साथ अपना पुराना नाम ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओपीसी का नाम क्या होता है, लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में ओपीसी, ठीक है। कभी भी अगर आप अपना एड्रेस चेंज करते हो, ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, तो आप 30 डेज के अंदर आरओसी के पास INC 22 जमा करके बताओगे। रजिस्टर्ड ऑफिस को अगर सिटी के अंदर चेंज करना है तो प्रॉब्लम नहीं है, सिटी के बाहर चेंज करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और ऑब्वियसली आरओसी को बताना पड़ेगा इन INC 22 विद इन 30 डेज, ठीक है। सो वेन एवर यू चेंज योर ऑफिस आउटसाइड द सिटी यू हैव टू इन्फॉर्म आरओसी एंड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। पेनल्टी दी हुई है, ठीक है। अगर आरओसी आपके ऑफिस पे विजिट करता है या अपना ऑफिसर भेजता है, पता चलता है वो फेक एड्रेस है, खाली है, तो कंपनी को तुरंत बंद कर देगा, स्ट्राइक ऑफ कर देगा। ऑफिस था ही नहीं, खाली था, फेक एड्रेस है, तो एक झटके में स्ट्राइक ऑफ कर देगा, ठीक है। अब मैं मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में एंटर करने जा रहा हूं, तो बिफोर स्टार्टिंग ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स का एक डायग्राम है मेरी तरफ से, लिखो टीचर्स नोट। इस एक सिंगल डायग्राम से तुमको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में एक क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, मैं खड़ा हो चुका हूँ, डिस्कस कर रहे हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। गौर से इस टेबल को देखना। अच्छा, टेबल रिपीट हो गया, कई जन का नजर नीचे पहले होगा तो बता देता हूँ, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया तो ये काट सकते हो। ओके, ये काट दो, रिपीट हो गया ये। मैड बनाते हो तो मुझसे ही रिपीट हो गया, ठीक है। वो सेम है, वो दोबारा रिपीट हो गया था, तो अभी इस पे ध्यान दो प्लीज, ठीक है ना।
देखो अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी तकरीबन आप समझ लो आने वाले आधे घंटे 40 मिनट तक ना मेमोरेंडम आर्टिकल पे चर्चा होगी और मैं पूरा ब्रशअप कर दूंगा तुम्हारा सारा कंसेप्ट। बस ध्यान बनाए रखना। सेक्शन नंबर 4 मेमोरेंडम, पूरा नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ मोआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या तुम सिर्फ मेमोरेंडम भी बोल सकते हो। एग्जाम में मोआ या ओआ मत लिखना, जैसे मैं मोआ ओआ बोलता हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद तुम सीधा बोलना मेमोरेंडम आर्टिकल्स, चलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेमोरेंडम। सर मेमोरेंडम हैज गॉट 6 क्लॉजेस, हमेशा बोलोगे दिमाग में नसॉल का। ओपीसी में एक एक्स्ट्रा होता है नसॉल कैन, तो ओपीसी या भाड़ में, नॉर्मली बात करो, नॉर्मली सर कितने क्लॉज होते हैं? 6 क्लॉज होते हैं, ठीक है। नॉर्मली स्पीकिंग मेमोरेंडम में कितने क्लॉज होते हैं? सर 6 क्लॉजेज होते हैं। नसॉल का, डोंट चेंज द नेम, ऑर्डर यही रहेगा NSOLCA। नसॉल का, N से नेम क्लॉज, S से सिचुएशन, O से ऑब्जेक्ट, L से लायबिलिटी, C से कैपिटल, A से एसोसिएशन। ओपीसीज में एक एक्स्ट्रा होता है नॉमिनी क्लॉज, वहां नॉमिनी का नाम लिखा रहता है, बस यही है, ठीक है, और कुछ नहीं। आर्टिकल्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली देयर आर 90 रेगुलेशंस। मेमोरेंडम के अंदर जो 6 आइटम थे उनको क्लॉज बोलते हैं, आर्टिकल्स के अंदर जो 90 प्लस आइटम्स होते हैं उनको रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स में 2 प्रकार के रेगुलेशंस होते हैं, मैक्सिमम 99% तो यही वाला होता है, ऑर्डिनरी रेगुलेशन। 99.99% आपके आर्टिकल्स में यही होता है, ऑर्डिनरी रेगुलेशंस। ऑर्डिनरी रेगुलेशंस को चेंज करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दे रहा हूं, हमारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कंपनी कैन फॉरफीट द शेयर्स इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल मनी, ठीक है। कल को कंपनी इस बात को, रेगुलेशन को बदलना चाहती है तो क्या पास करना पड़ेगा? SR, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अब एक नया फंडा आया है सेक्शन नंबर 5 आर्टिकल्स में कि आप अपने आर्टिकल्स में कुछ कुछ रेगुलेशंस डाल सकते हो जो कि कहलाएंगे एंट्रेंचमेंट रेगुलेशंस। एंट्रेंचमेंट रेगुलेशंस, एंट्रेंचमेंट वर्ड का मतलब होता है फेंस, बाउंड्री फॉर प्रोटेक्शन। तो एंट्रेंचमेंट रेगुलेशंस जो है बेसिकली ये माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए बनते हैं। यू नो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर, तो माइनॉरिटी पढ़ा के आया हूं मैं, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट तुम लोग को। तो माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन के लिए कुछ रेगुलेशंस डलते हैं जिनको कहते हैं एंट्रेंचमेंट रेगुलेशंस। इनको बदलना बहुत मुश्किल है। किसी नॉर्मल रेगुलेशन को, ऑर्डिनरी रेगुलेशन को चेंज करना है तो SR पास करना पड़ेगा। एंट्रेंचमेंट रेगुलेशन माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए आया तो उसको, उसके साथ छेड़खानी मुश्किल है। If the company wants to change the entrenchment regulation, it has to do something more than SR. SR से कुछ ज्यादा करना पड़ेगा आपको। सर SR से ज्यादा क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? 80% अप्रूवल। SR का मतलब होता है 75% अप्रूवल, तो 80% अप्रूवल कर दो, ठीक है, 90% कर दो, 100% कर दो, SR प्लस NCLT कर दो, तो समथिंग मोर देन SR। अब क्या एग्जैक्टली वो कानून में नहीं लिखा। कानून बोला कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए आप अपने आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट रेगुलेशंस डाल सकते हैं, इनको बदल पाना लगभग नामुमकिन है, बिकॉज इनको बदलने के लिए SR से भी, स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा वो लॉ में नहीं लिखा, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। SR का मतलब होता है 75%, तो मोर देन 75% अप्रूवल, 80%, 100% अप्रूवल, या SR प्लस NCLT का अप्रूवल, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो गए आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अब मेमोरेंडम का सेक्शन होता है 4, आर्टिकल्स का होता है 5। नीचे आ जाओ, सेक्शन 4 मेमोरेंडम बहुत आसान है, ये भी डिस्कशन चालू हो रहा है, 2 पेज का है पर इजी है, ठीक है। पहले तो बताया जाएगा कि मेमोरेंडम में वो 6 क्लॉज और 7 क्लॉज होते हैं, फिर नेम के ऊपर बहुत ज्ञान है इसके अंदर कि नाम जो कंपनी को रखना है वो दूसरों से मैच नहीं करना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, फलाना ढिमका। नाम रिजर्व कैसे किया जाता है, अगर आपने दूसरे से मिलता जुलता नाम रख लिया तो क्या होगा, क्या पनिशमेंट होगी, ये सब ज्ञान इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो हल्का सेक्शन है, ये भारी नहीं है। सबसे पहले
कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के अंदर क्या होता है? नेम क्लॉज, नेम में बोला है पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी है तो प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी। सेक्शन 8 कंपनी के लास्ट में आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं होती, तो पहले वो बताया। फिर बोला सिचुएशन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज में केवल आपको रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में लोकेटेड है उसका स्टेट का नाम लिखना है, आपको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं देना। सपोज आपकी ऑफिस मुंबई में होने वाली है तो स्टेट होगा महाराष्ट्र, चेन्नई में होने वाली है तमिलनाडु, दिल्ली है तो न्यू दिल्ली, कलकत्ता है तो वेस्ट बंगाल, तो खाली स्टेट का नाम लिखना है आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये कंपनी कौन सा धंधा के लिए बना है। मैं अब ऑब्जेक्ट क्लॉज के ऊपर ना थोड़ा सा बातचीत करूंगा बिकॉज जरूरी है, ठीक है। एक बार मैं बैठ जाता हूं। ओके, ऑब्जेक्ट क्लॉज, अभी इस पे लंबा डिस्कशन है 10 मिनट, ठीक है, प्लीज ध्यान सुनना। कोई भी कंपनी किस टाइप के बिजनेस को करेगी उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स द टाइप ऑफ द बिजनेस दैट द कंपनी विल डू। कंपनी इज क्रिएटेड फॉर सम बिजनेस, तो कंपनी को अपने मेमोरेंडम में एक ऑब्जेक्ट क्लॉज डाल के बोलना पड़ता है दैट कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये है, दीज आर द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस दैट वी विल डू, ठीक है। ये इस पूरे चीज का पर्पस क्या है? व्हाई आर यू राइटिंग इट? Why are you writing it in the memorandum that the company is created for this type of business? There is a reason. In company there are a lot of shareholders, but shareholders don't come to the office, they don't run the company. Who runs the company? Board of directors. यही कंपनी को चलाते हैं, shareholders तो चलाते नहीं है, directors. अब पैसा किसका है? shareholders का, और कंपनी कौन चला रहा है? डायरेक्टर्स। तो अगर डायरेक्टर्स लोगों पे आप कोई लिमिटेशन नहीं डालोगे, ये तो आप क्या करेंगे, आपका पैसा है, जो मन चाहे उस धंधे में पैसा लगा देंगे, जो रिस्क या लॉस है झेलो। तो बाय पुटिंग एन ऑब्जेक्ट क्लॉज ओवर हियर, शेयर होल्डर्स एक्चुअली पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्टर्स कि यार जो ये बिजनेस यहां लिखा है इसके अलावा कोई और धंधा में रुपया मत लगाना। सो द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज इज व्हाट, कि शेयर होल्डर डायरेक्टर्स पे एक रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है कि भाई हम जो धंधा बोल रहे हैं उसके अलावा कोई और धंधे में पैसा मत लगाना, वरना लॉस हुआ तो तुम लोग पर्सनली लायबल रहोगे। इट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रा वायर्स। तो सर अब क्या उपाय है? मैं बता रहा हूं। देखो, समय के साथ साथ तो नए नए बिजनेसेस में ट्राई करना ही पड़ेगा, कंपनी डाइवर्सिफाई करती, नया धंधा चालू करती है। तो अगर कभी भी डायरेक्टर्स को कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, दे शुड फॉलो अ प्रोसीजर कि पहले वो आप सबको बुलाएंगे, आप लोग शेयर होल्डर्स आओगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करोगे, उसमें वो नया बिजनेस डालोगे, एंड देन दे कैन डू इट। सो अगर डायरेक्टर्स आप लोगों से एसआर पास करवा के, ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करा के फिर नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब ठीक है, तब वो इंट्रा वायर्स है। लेकिन बिना आपके परमिशन के, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, वो नया धंधा चालू कर दिया तो इट इज अल्ट्रा वायर्स, और उस धंधे के लिए दे आर पर्सनली लायबल। तो इसके ऊपर एक डॉक्ट्रीन है, सिलेबस में। ठीक है, इसके ऊपर एक डॉक्ट्रीन है, पेज 1.21। डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, इंट्रा वायर्स मतलब विद इन द पावर, ठीक है। ये एक समरी बनाया मैंने तुम्हारे लिए। अल्ट्रा वायर मतलब बियॉन्ड द पावर एंड द एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। इंट्रा वायर मतलब विद इन द पावर एंड इट इज वैलिड। अगर डायरेक्टर्स को कोई नया बिजनेस चालू करना है तो पहले आप मेमोरेंडम में चेंज करो, ऑब्जेक्ट क्लॉज को बदलो, उसमें नया बिजनेस डालो, टेक परमिशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, पास स्पेशल रेजोल्यूशन, देन यू डू इट, अदरवाइज नो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी कंपनी केवल वही ट्रांजैक्शंस कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है, या जो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स में लिखा है। मेन ऑब्जेक्ट मतलब जो वही टाइप का बिजनेस, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट मतलब टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो उससे मिलता जुलता, या फिर जो कंपनीज एक्ट में अलाउड है। आप ऐसा ही काम करोगे, जैसे आपके मेमोरेंडम में लिखा है कि आप लोग टेक्सटाइल बिजनेस कर सकते हो, तो आप लोग सिर्फ टेक्सटाइल बिजनेस करोगे, ठीक है। आपके मेमोरेंडम में लिखा है कि आप लोग टेक्सटाइल बिजनेस के लिए कपड़ा खरीद सकते हो, कॉटन खरीद सकते हो, तो आप खरीद सकते हो। इसके अलावा कोई भी और काम जो कंपनी लॉ में अलाउड है, जैसे कंपनी लॉ में सेक्शन नंबर 232 में अमेलगमेशन अलाउड है, तो वो आप कर सकते हो।
इन तीन के अलावा अगर आपने कोई भी काम किया तो वो अल्ट्रा वायर्स है, वॉइड एब इनिशियो। इट इज अल्ट्रा वायर्स, वॉइड एब इनिशियो। डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल फॉर इट। ठीक है, सारे डायरेक्टर्स नहीं, जिन डायरेक्टर्स ने ऐसा घटिया काम किया वो पर्सनली लायबल होंगे। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, बैक टू दैट पेज 1.12। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। उसका मतलब होता है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। मेन ऑब्जेक्ट मतलब टाइप ऑफ बिजनेस जो आप लोग कर सकते हो। इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट मतलब उस बिजनेस के लिए जो ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, जैसे परचेज रॉ मटेरियल, ठीक है, रिक्रूट एम्प्लॉयज, वैसा ट्रांजैक्शंस जो आप कर सकते हो। लायबिलिटी क्लॉज हम लोग जानते हैं तीन तरह का होता है, शेयर्स वाला, गारंटी वाला और अनलिमिटेड वाला। तो तीनों में से कोई एक रहेगा यहाँ पे। कैपिटल क्लॉज में कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू। इक्विटी प्रेफरेंस दोनों रहेगा, कैपिटल क्लॉज में दोनों रहता है, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। कितना नंबर ऑफ शेयर्स, क्या फेस वैल्यू, इसमें ऑथराइज कैपिटल रहता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में पब्लिक कंपनी में 7 आदमी चाहिए होते हैं, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1। तो सपोज एक पब्लिक कंपनी है तो 7 सब्सक्राइबर्स हैं, वो साइन करके बोलेंगे कि वी सब्सक्राइब, वी प्रॉमिस, वी गारंटी, वी अंडरटेक कि कंपनी बनने के बाद हम इतना इतना शेयर्स खरीद लेंगे। ओपीसी में एक नॉमिनी क्लॉज रहता है कि मेंबर के मरने के बाद कौन मेंबर बनेगा बैकअप में। अब ये आ गया नेम्स के ऊपर ज्ञान। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन अनडिजायरेबल नेम्स। आपकी कंपनी का नाम दूसरों से मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिकल है या एकदम सिमिलर है, ऐसा नाम आप लोग नहीं रख सकते। योर कंपनीज नेम हैज टू बी यूनिक। ऑल्सो यू कैन नॉट कीप अ नेम विच इज एन ऑफेंस। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आप अपने नाम में यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, ये सब यूज नहीं कर सकते, ये ऑफेंस होता है। ठीक है, यू कैन नॉट कीप अ नेम दैट इज अनडिजायरेबल, दैट इज एन ऑफेंस। यूनाइटेड नेशंस अपने नाम में डालना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ये सब आप यूज नहीं करोगे। वैसे ही आप ऐसा कोई नाम मत डालना विच विल गिव एन इंप्रेशन कि ये एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, तो डोंट यूज द वर्ड भारत, हिंदुस्तान, नेशनल, ये सब नाम आप यूज मत करो। ओके, तो इसके ऊपर ना बहुत डिटेल गाइडलाइंस है कि कोई भी कंपनी जो अपना नाम रखती है इट शुड फॉलो द गाइडलाइंस। जैसे दूसरों से मैच नहीं करना चाहिए, ऑफेंस नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, सरकारी वर्ड्स जैसे इसमें नहीं होने चाहिए। देखो इसको लेके ना बहुत प्रॉब्लम है थोड़ा। बहुत सारी कंपनी आप देखोगे बदमाश लोग हैं, नाम के अंदर भारत भारत लिख लेते हैं। तो एक्चुअली वो तभी लिख पाते हैं जब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग से अप्रूवल मिला है, वरना वो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा भारत पे, तो भारत लिख रखा है तो वो परमिशन लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा चीज देखती है फिर अलाउ करती, वरना नहीं करती। तो ऐसा शब्द अगर यूज करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, सो डोंट कीप सच नेम्स, यू ऑलवेज रिजर्व अ यूनिक नेम फॉर योर कंपनी। नाम रिजर्व करने के लिए 2 तरीके हैं। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे नाम रिजर्व कर रहे हो पहली बार, या फिर एक एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नाम बदल रही है तो एक नया नाम रख रही है। तो 2 टाइम पे रिजर्वेशन होता है, मैं उसका प्रोसेस समझा रहा हूं। ठीक है, मैं ये प्रोसेस समझा रहा हूं। अब नेम चेंज वगैरह को लेके मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूं, तब तुमको थोड़ा ये इजी लगेगा पढ़ने में। ठीक है, आप एक बात को समझो कि नेम मैटर्स अ लॉट। किसी भी कंपनी का एक नाम बहुत मैटर करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे कोचिंग सेंटर तो कंपनी नहीं एलएलपी है जिसका नाम है सिद्धार्थ एंड विकास क्लासेस एलएलपी, पर मेरा जो ब्रांड नेम है, मेरा जो ट्रेडमार्क है वो ये है। ये आप देख रहे हो, ये लोगो सिद्धार्थ अग्रवाल क्लासेस। तो सिद्धार्थ अग्रवाल क्लासेस जो है ना, इट्स अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नाम बहुत मैटर करता है। सर क्यों मैटर करता है? बिकॉज इन दिस ट्यूशन बिजनेस स्टूडेंट्स टीचर को वैसे ही जानते हैं कि भाई टीचर का ये नाम है और टीचर के नाम के लास्ट में क्लासेस लगा दो। ये नाम मैंने सोचा भी नहीं था,
ये अपने आप ही स्टूडेंट्स लोग इसी नाम से बुलाया करते थे हमेशा, सिद्धार्थ और क्लासेस में फोन कर रहे हैं जैसे कि, जबकि था भी नहीं कोई ऐसा, पर वो ऐसे ही बोलते थे। तो द स्टूडेंट्स, द पीपल, दे रिकॉग्नाइज यू बाय योर नेम, सो नेम मैटर्स अ लॉट। अब फर्ज करो, आप जरा सोचो कि मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूं और मेरे पहले ही जानता है कोई बंदा कि भाई ये सिद्धार्थ क्लासेस है, तो वो इसी नाम से कंपनी रजिस्टर करके बैठ गया या कंपनी का नाम लेके बैठ गया, ठीक है। तो फिर ये बहुत बदमाशी होती है। जितने भी अच्छे अच्छे नाम होते हैं ना, ये तो एक एग्जाम्पल था, बहुत सारे फैंसी नाम वगैरह होते हैं, वो ऑलरेडी क्या होता है, लोग बुक करके छोड़ देते हैं, जैसे वेबसाइट का डोमेन नेम बुक करके छोड़ देते हैं, बदमाशी होती है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने, एमसी ने बहुत अच्छा नियम बनाया। गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी नाम अगर आप रोक रहे हो, रिजर्व कर रहे हो, तो वो मैक्सिमम 20 डेज के लिए होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो कोई भी नाम को परमानेंट बुक करके नहीं छोड़ सकता। यानी कि आप एक नया कंपनी खोलना चाहते हो, न्यू कंपनी, तो आप इनकी एक वेब सर्विस है जिसका नाम है स्पाइस प्लस, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, उसमें आप अपना नाम रिजर्व कर दो कि भाई हमने ये नया नाम सोचा है, नाम रिजर्व है, ये नाम 20 दिन के लिए रिजर्व रहेगा, उसके बाद कोई भी ये नाम यूज कर सकता है। तो 20 दिन के लिए, अब 20 दिन के अंदर ही आपको इनकॉर्पोरेशन का बाकी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा, कोई पुरानी कंपनी है, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है 5 साल पहले, वो अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो व्हेन दे वांट टू चेंज देयर नेम, दे हैव टू थिंक ऑफ सम न्यू नेम एंड रिजर्व द न्यू नेम। तो अगर कोई पुरानी कंपनी एक नाम चेंज करना चाहती है और एक नया नाम रिजर्व कर रही है, तो वो 60 डेज के लिए रिजर्व रहता है। बिकॉज पुरानी कंपनी अगर नाम रिजर्व करी तो वो झूठ बदमाशी नहीं होगा, वो जेन्युइन होगा, तो उनको ज़्यादा टाइम मिलता है। तो वो लोग यूज करेंगे रन सर्विस। एमसीए की वेबसाइट में ये जैसे स्पाइस प्लस होता है, वैसे एक रन बोल के भी होता है, RUN, रिजर्व यूनिक नेम। तो रन बोल के एक सर्विस होती है, वेब सर्विस ऑन द एमसीए वेबसाइट, वो यूज करके एक नाम रिजर्व करेंगे अपने लिए फॉर 60 डेज, ठीक है। तो देखो जरा, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे स्पाइस प्लस, चेंज ऑफ नेम के टाइम पे रन एप्लीकेशन, 20 डेज 60 डेज। क्लियर है अभी? तो नाम जो है ना बहुत मैटर करता है सर। ओके, फिर वही जो नाम रिजर्व वाला 20 डेज और 60 डेज का ज्ञान है, वही मैंने ये ऊपर बना दिया तुम्हारे लिए, टीचर्स नोट, एकदम सिंपल। अब अगर आप लोगों ने नाम रिजर्व करने के टाइम पे झूठा इंफॉर्मेशन देके नाम रिजर्व किया है, ठीक है, तो क्या होगा? 2 बातें होंगी। केस 1, अगर वो कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, आपने एक झूठा इंफॉर्मेशन देके नाम रिजर्व किया था पर कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, तो बच गए, आपका नाम तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। एमसीए आपका नाम कैंसिल कर देगा, प्लस आपके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी छिप देगा, ठीक है। लेकिन केस 2, आपने गलत इंफॉर्मेशन देके नाम रिजर्व किया था और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तब आपको वो लोग ऑर्डर करेंगे कि रेक्टिफाई कर लो विद इन 3 मंथ्स। आपको एक मौका देंगे कि आप अपना नाम चेंज कर लो 3 मंथ्स के अंदर, नहीं तो आपको बंद कर देगा, स्ट्राइक ऑफ या वाइंडिंग अप। ओके, सो ये 2 केसेस हैं। अगर नाम रिजर्व के टाइम पे आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया था, ठीक है, फॉल्स डिक्लेरेशन दिया था, तो उस केस में अगर कंपनी अभी तक बना नहीं है तब तो ईजी है, नाम कैंसिल, 1 लाख का पेनल्टी। लेकिन कंपनी बन चुका तो आपको ऑर्डर मिलेगा कि 3 महीना में रेक्टिफाई करो। सेक्शन 16 इसके ऊपर पूरा एक प्रोसीजर होता है, वो मैं दिखाऊंगा बाद में, आज ही आएगा वो। अगर आपने नहीं रेक्टिफाई किया तो आपको बंद कर देंगे कंपनी को, ठीक है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का जो फॉर्मेट है वो कंपनी लॉ के लास्ट में है। कंपनी लॉ में 470 सेक्शन, 470 सेक्शंस, आफ्टर दैट देयर आर 7 शेड्यूल्स। तो जो शेड्यूल 1 होता है ना, शेड्यूल 1 के अंदर ही मेमोरेंडम और आर्टिकल का बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है। मेमोरेंडम का फॉर्मेट होता है टेबल ABCDE, हमारे काम का होता है टेबल A, ठीक है। ABCD इतना सारा 5 फॉर्मेट क्यों है सर? शेयर्स वाली कंपनी, गारंटी वाली कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, तो हम लोग को तो शेयर्स वाली कंपनी से ज़्यादा मतलब है, तो हम लोग सिर्फ टेबल A याद करेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स में भी बहुत सारा फॉर्मेट होता है, FGHIJ, तो हमको सबसे मतलब नहीं, हमको मतलब है टेबल F से, तो आर्टिकल्स के लिए टेबल F। ये तो मैं कितनी बार तुम लोग को पढ़ाते वक्त डायरेक्टर्स वगैरह में भी टेबल F का नाम लिया था। तो मेमोरेंडम का ये 5 फॉर्मेट है,
ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी को एक एग्जाम्पशन है, गवर्नमेंट कंपनी कभी भी अपने नाम में प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखेगा, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी देश का कंपनी है, तो इवन इफ इट हैज गॉट 2 शेयर होल्डर्स इट विल नेवर कॉल इट सेल्फ प्राइवेट लिमिटेड, इज ऑलवेज लिमिटेड। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के नाम में हमेशा लिमिटेड, बिकॉज वो देश का कंपनी है। सर ये था मेमोरेंडम। अब आपके सामने सेक्शन नंबर 5 आर्टिकल्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 आर्टिकल्स के अंदर क्या होता है? आर्टिकल्स कंटेन रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सर हाउ मेनी रेगुलेशन? देखो अप्रोक्सीमेटली 90 है। ठीक है, आर्टिकल्स का फॉर्मेट कौन सा है? FGHIJ। हमारे काम का ज्यादातर कौन सा है? टेबल F। हर कंपनी जब अपना आर्टिकल्स बनाती है तो चाहे तो टेबल F को पूरा या उसका कुछ पोर्शन कॉपी कर सकती है। अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन टेबल F। ठीक है, टेबल F आपके ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई करेगा। ये मैंने बहुत बार पढ़ा है फाइनल लॉ के दौरान भी, जो डायरेक्टर्स वगैरह क्लासेस में बताया था मैंने तुम लोगों को। ठीक है, कि टेबल F का एक ऑटोमेटिक एप्लीकेशन है। सपोज अगर मेरा आर्टिकल्स किसी मुद्दे पे साइलेंट है पर वो मुद्दा टेबल F में लिखा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडिशनल डायरेक्टर्स पढ़ाया था सेक्शन नंबर 161 का 1। ठीक है, अगर हमारे आर्टिकल्स में एडिशनल डायरेक्टर के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है पर टेबल F में तो है, तो टेबल F का वो प्रावधान हम पे ऑटोमेटिकली अप्लाई करेगा, यानी कि वी कैन ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ टेबल F। जो पुराने कंपनी लॉ में जो कंपनियां बनी हैं उनको अपना आर्टिकल्स टेबल F के हिसाब से चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट इज सेक्शन 5 आर्टिकल्स। अब सेक्शन 6 सबसे ऊपर एक्ट है। एक्ट सबके ऊपर है। एक्ट इज अबव मेमोरेंडम, एक्ट इज अबव आर्टिकल्स, एक्ट इज अबव एनी एग्रीमेंट, एक्ट इज अबव एनी रेजोल्यूशन। इसको याद करने के लिए मैं बोलता हूं मार। मेमोरेंडम, आर्टिकल, एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन। मेमोरेंडम, आर्टिकल, एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन। एक्ट सबके ऊपर है। एक्ट ओवरराइड्स एनी मेमोरेंडम, आर्टिकल, एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन। अगर आपके मेमोरेंडम आर्टिकल में ऐसी कोई बात लिखी है जो एक्ट के विरुद्ध है तो वो वॉइड एब इनिशियो। अगर आपके मेमोरेंडम आर्टिकल, एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन में ऐसा कोई बात लिखा है जो एक्ट के विरुद्ध है तो इट इज वॉइड एब इनिशियो। तो एक्ट सबसे ऊपर है। एक्ट ओवरराइड्स मेमोरेंडम आर्टिकल्स। अच्छा, नाउ वेट, अभी अभी हमने सीखा मेमोरेंडम और आर्टिकल। मेमोरेंडम का सेक्शन नंबर होता है 4, आर्टिकल का होता है 5। अब हम सीखने जा रहे हैं चेंज ऑफ मेमोरेंडम, चेंज ऑफ आर्टिकल। ऐसा जरूरी तो नहीं कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन हुआ था उस समय जो उनका मेमोरेंडम आर्टिकल था वही लेके वो लोग जीवन भर चलते रहेंगे। कैन दे नॉट चेंज इट? यस सर, दे कैन चेंज इट। तो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम का एक प्रोसीजर है, सेक्शन नंबर 13। ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 14। ठीक है, तो 4 था मेमोरेंडम, 5 था आर्टिकल्स, सेक्शन 13 है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, सेक्शन 14 है ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। अब मैंने क्या किया है, ठीक है, ये ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम का जो अलग अलग प्रोसीजर होता है बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसको मैंने एकदम शॉर्ट में समरी बना के ये तुम्हारे लिए डाल दिया है जिससे आराम से तुम पढ़ सकोगे, याद रख सकोगे। ठीक है, आओ पढ़ लेते हैं। बोलता है वेन एवर यू वॉन्ट टू चेंज द मेमोरेंडम यू हैव टू पास सेक्शन, यू हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, केवल एक सेक्शन 61 वाला केस अलग होता है। कैपिटल में जब चेंज होता है सेक्शन नंबर 61 में तब वहां ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, एक्सेप्ट एज इन सेक्शन 61। उसको छोड़ के कभी भी आपको मेमोरेंडम आर्टिकल्स चेंज करना है यू हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अब आरओसी आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है जब आप अपना नेम चेंज करते हो। ये तब होता है जब नाम चेंज होता है। ठीक है, whenever you change the name you get a fresh certificate of incorporation from ROC। ये रहा एक एक करके प्रोसीजर, आओ पढ़ लेते हैं यहीं पे। अच्छा, इसको पढ़ाने के पहले मास्टर समरी, आई हैव टू टीच यू 2 थिंग्स, उसके बाद इसमें आएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, कनेक्टेड है वो थोड़ा सा। अगले पेज में आ जाओ। ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन 14, इसके लिए भी आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन, SR पास करना पड़ेगा। अच्छा, जब आप एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हो, पब्लिक को प्राइवेट में, तो खाली SR से काम नहीं चलेगा, आपको उस वक्त रीजनल डायरेक्टर का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स समटाइम्स रिक्वायर अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर लाइक दिस। पब्लिक ये आगे भी कवर्ड है, आगे एक टॉपिक आएगा सेक्शन नंबर 18 कन्वर्जन, वहां भी मैं पढ़ाऊंगा।
प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन रहा है तो एसआर, लेकिन पब्लिक अगर प्राइवेट बन रहा है तो एसआर के साथ आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, विच मीन्स रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। जब जब आप अपना आर्टिकल्स चेंज करते हो 15 दिन के अंदर एमजीडी 14 जमा करोगे आरओसी के पास। नॉर्मली एमजीडी 14 30 डेज में जमा होता है, लेकिन इन केस ऑफ चेंज ऑफ आर्टिकल्स 15 दिन में आपको जमा करना पड़ता है। आर्टिकल्स में जो चेंज किया वो ऐसा माना जाएगा जैसे कि ओरिजिनली चेंज था। जो भी आप चेंज करोगे इट विल बी अज्यूम्ड कि एज इफ जो ओरिजिनल आर्टिकल्स थे ना उसी में चेंज था, ठीक है। So that is alteration of articles. You have to pass a special resolution. Sometimes you also need RD का approval. That happens when public company is being converted to a private company. Within 15 days you file MGT 14 with ROC and any change in the articles will be deemed to be contained in your original articles. अब ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि अगर नाम आपका मिसमैच हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा कि इफ योर नेम इज आइडेंटिकल, तब आपको ऑर्डर करेगा कि 3 महीने में अपना नाम चेंज करो बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और आपको 3 महीने में चेंज करना पड़ेगा, वरना ये लोग आपका नाम खुद चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर आपका नाम किसी के ट्रेडमार्क से मैच करता है और उस बंदे ने 3 साल के अंदर, ठीक है, सपोज एक कंपनी खोली है, उसका नाम किसी दूसरे के ट्रेडमार्क से मैच करता है, ओके, तो विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वो ट्रेडमार्क का जो ओनर है वो सीजी को कंप्लेन कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से ऑर्डर करेगा कि नाम चेंज करो विद इन 3 months बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर करने पे नाम चेंज नहीं करते हो तो ये लोग आपका नाम खुद चेंज कर देंगे। एक गंदा सा नाम मिलेगा आपको, ORDNC, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड, आपका नाम हो जाएगा ORDNC, तो आपको नाम चेंज कर लेना चाहिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करे तो। दैट्स कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम अंडर सेक्शन 16। 17, जब जब आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में चेंज होता है, आपके पास जितना भी मेमोरेंडम आर्टिकल का कॉपी पड़ा है आप सब में उसको रिकॉर्ड कर लो, और कोई मेंबर अगर रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज गिव मी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, तो 7 दिन में उसको दे दो, नहीं देने पे 1000 रुपया पर डे अप टू 1 लाख की पेनल्टी है। सो कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम टू द मेंबर्स, ये कंपनी को अपने आप नहीं देना है, कोई मांगे तो ऑन रिक्वेस्ट, अगर मांग रहे तो उसको एक छोटा अमाउंट का फीस वगैरह कुछ बता के उसको मेमोरेंडम आर्टिकल कॉपी दे दो, नहीं देने पे पेनल्टी है, ठीक है। अब ये एक अलग टॉपिक है कन्वर्जन, तो इसमें जाने के पहले वो ये जो मास्टर समरी चार्ट था ये अपने एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं बैठ जाता हूँ। मास्टर समरी, ठीक है। मास्टर समरी में सबसे पहले आएगा चेंज ऑफ नेम, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तुम मत करना, पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ मैं बस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेम चेंज। फर्स्ट लाइन, अगर एक कंपनी अपना नाम अपनी इच्छा से चेंज करना चाहती है तो सेक्शन 13 अप्लाई होता है, ठीक है। नाम चेंज करने के लिए एसआर पास करना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। एसआर बोले तो सर स्पेशल रेजोल्यूशन, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 फॉर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। एक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना है कि प्लीज अप्रूवल दे दो, वो उसका फॉर्म नंबर होता है INC 24, और फिर आरओसी की तरफ से आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है बिकॉज योर नेम इज चेंजिंग, दैट इज INC 25। सो 2 फॉर्म होते हैं 24-25। INC 24 में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि प्लीज अप्रूवल दे दो, और आरओसी की तरफ से हमको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। जब आप अपना नाम चेंज करना चाहते हो तो आप रन ऐप, RUN रिजर्व यूनिक नेम, रन ऐप यूज करके अपना नाम नया वाला रिजर्व करोगे फॉर 60 डेज, ठीक है। अगर आपको अपने नाम में सिर्फ प्राइवेट वर्ड हटाना या डालना है, उसके लिए सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए। अगले 2 साल तक आपको नया नाम के साथ ब्रैकेट में पुराना नाम भी लिखना पड़ेगा ताकि लोग कंफ्यूज नहीं हो, लोग को समझ में आ जाए कि ये वही कंपनी है। ट्रेडमार्क का जो ओनर होता है जिसके कहने पे रेक्टिफिकेशन हो रहा है नेम का, वो इनकॉर्पोरेशन के बाद 3 साल के अंदर ही शिकायत कर सकता है, उसके बाद शिकायत नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा है रेक्टिफाई ऑफ नेम। रेक्टिफाई करने का मतलब है कि मेरा नाम किसी और से मैच करता है, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को शिकायत किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे बोल रहा है कि रेक्टिफाई करो, तो सेक्शन नंबर 16 रेक्टिफिकेशन के लिए सीजी का ऑर्डर आता है,
वी हैव टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यहाँ INC 24 नहीं होता, वी डोंट मेक एप्लीकेशन, हमको नया सर्टिफिकेट ये मिलता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर भी आप एप्लीकेशन चाहो तो दे सकते हो फॉर रिजर्विंग अ न्यू नेम, ओके। ट्रेडमार्क ओनर मेरे खिलाफ शिकायत सिर्फ 3 साल के अंदर कर सकता है, उसके बाद नहीं कर पाएगा। सो दैट वाज नेम। अब हम लोग करेंगे सिचुएशन चेंज, ओके। इसमें 4 केसेस है। अगर आपको विद इन द सिटी चेंज करना है, ठीक है, मतलब मुंबई में ही आपका ऑफिस था, मुंबई में कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, तो सेक्शन नंबर 12 लगेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस वाला। 4 में से एक ही केस है जहां मेमोरेंडम चेंज होता है, जहां स्टेट चेंज हो रहा हो, जैसे ये वाला। जब स्टेट चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तब सेक्शन 13 लगता है। बाकी सब जगह सेक्शन नंबर 12 है, ठीक है। तो फर्स्ट केस, विद इन द सिटी अगर आप चेंज कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 12, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, SR की भी जरूरत नहीं है। ऑफिस चेंज करने के बाद 30 डेज के अंदर INC 22 जमा करके ROC को बता देना ये मेरा नया एड्रेस है, ठीक है। सिटी चेंज कर रहे हो अगर, चेंज ऑफ सिटी मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में, तब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। INC 22 देके नया एड्रेस ROC को बताओगे, ठीक है। तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, ये 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ 2-2 ROC है। जैसे महाराष्ट्र में 2 ROC है, ROC मुंबई, ROC पुणे। तमिलनाडु में भी 2 ROC है, ROC चेन्नई, ROC कोयम्बटूर। तो इनसाइड महाराष्ट्र अगर आप अपनी ऑफिस ROC मुंबई के जुरिस्डिक्शन से शिफ्ट करके ROC पुणे में जा रहे हो या उल्टा, तब उसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ ROC। ऐसा ही तमिलनाडु में। तो व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ ROC, सेक्शन 12 स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि RD का अप्रूवल लेना पड़ेगा। INC 23 में आप एप्लीकेशन जमा करते हो, ठीक है। INC 22 नया ऑफिस का एड्रेस बताने के लिए, INC 23 एप्लीकेशन, फिर RD का जो अप्रूवल आएगा वो अप्रूवल की कॉपी ROC में जमा करनी पड़ती है इन INC 28, ठीक है। यहाँ पे बहुत ड्रामा होता है, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हमारे शिफ्ट से हमारे एम्प्लॉयज़ का, क्रेडिटर्स का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सबसे भयंकर स्टेट चेंज, यहाँ पे मेमोरेंडम चेंज होगा क्योंकि मेमोरेंडम में स्टेट का नाम होता है। सेक्शन 13 SR पास करो, RD का अप्रूवल लो। यहाँ एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है न्यूज़पेपर में, इंग्लिश और वर्नाकुलर कि हम लोग स्टेट चेंज करें, किसी को दिक्कत है तो बता दो। फॉर्म नंबर 22, 23, 26, 28। 22 एड्रेस का, 23 RD को एप्लीकेशन, 26 एडवर्टाइजमेंट का, 28 RD का ऑर्डर ROC में जमा करने वाला, ठीक है। नाउ एक्स्ट्रा बातें, मेमोरेंडम में चेंज केवल तब होता है जब आपका स्टेट चेंज हो, क्योंकि मेमोरेंडम के नसोल्का में एस में सिचुएशन क्लॉज में हम सिर्फ स्टेट का नाम लिखते हैं। INC 22 जमा करना होता है विद इन 30 डेज ऑफ एक्चुअल शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट केवल आप तब करते हो जब आपका स्टेट चेंज हो रहा हो। रीजनल डायरेक्टर सारे वर्कर, एम्प्लॉय, क्रेडिटर का दुख दूर करेगा तभी आपको अप्रूवल देगा। अगर आपके शिफ्ट हो जाने से किसी को भी कोई तकलीफ है तो वो बावजूद इसके कि आपका ऑफिस शिफ्ट हो गया फिर भी पुराने एड्रेस वाला जो अदालत और कोर्ट था उसी जुरिस्डिक्शन में आपके खिलाफ केस कर सकता है। द राइट ऑफ द ऑब्जेक्टिंग पर्सन्स टू फाइल लीगल केस इन ओल्ड ऑफिस एरिया जुरिस्डिक्शन कंटिन्यूज। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, जैसे मैंने बताया कि अगर मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसमें आपको कोई नया बिजनेस ऐड करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। सेक्शन 13 SR पास होगा, उसके लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं होता, खाली SR पास हुआ इसलिए ROC के पास MGD 14 जमा कर दो। आपका नया ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी नया धंधा करोगे बिना ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज किए तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। अब ये सेक्शन नंबर 27 है, ये अलग है। ये क्या फंडा है सर? हमारी कंपनी पब्लिक कंपनी है, वी मेड अ पब्लिक इशू। तो पब्लिक इशू के टाइम पे एक प्रोस्पेक्टस बांटा जाता है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी बताती है कि पब्लिक इशू से जो पैसा आएगा उसको हम लोग इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे, लेटेस्ट से प्रोजेक्ट P1, ठीक है। तो कंपनी ने 1000 करोड़ रुपया उठा लिया पब्लिक इशू करके और बोला प्रोजेक्ट P1 में लगाएंगे। 1000 करोड़ में से 700 करोड़ प्रोजेक्ट P1 में लग गया है, अब और नहीं लगेगा। 300 करोड़ रुपया अभी भी कंपनी के पास अनयूटिलाइज्ड पड़ा है, इसको हम कहते हैं अनयूटिलाइज्ड इशू प्रोसीड्स।
कंपनी इस अनयूटिलाइज्ड पैसे को प्रोजेक्ट P2 में एक दूसरे प्रोजेक्ट में डालना चाहता है, तो इसके लिए उनको सेक्शन नंबर 27 फॉलो करने की ज़रूरत है। सो अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस में बताए हुए प्रोजेक्ट से डेविएट करके किसी और में थोड़ा रुपया लगाना चाहती है, तो सेक्शन 27 फॉलो करना पड़ेगा, SR पास होगा। यहाँ पे कंपनी नोटिस भेजेगी सारे मेंबर्स को, एक एडवर्टाइजमेंट आएगा पास 1, फॉर्म नंबर पास 1 में सारे शोल्डर से SR पास करा के अप्रूवल लेंगे कि हाँ भाई प्रोजेक्ट P2 में पैसा डालने क्या। अब SR पास होने के बाद कुछ शेयरहोल्डर्स हैं जो बोल रहे हैं नहीं 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 हमारा पैसा इसमें मत शिफ्ट करो, तो उनके लिए नियम है, उनको कहते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर, जो ना बोल रहा है। उनके लिए नियम है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है ना, वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एक मौका देंगे कि आप हमारा शेयर्स हमको बेच के आप जा सकते हैं, ठीक है। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को, इसको बोलते हैं एग्जिट ऑफर। द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी विल मेक एन एग्जिट ऑफर टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कि अगर आपको तकलीफ है इससे, आप लोग नहीं चाहते कि प्रोजेक्ट P2 में जाए, तो आप अपना पैसा ले लो, हमको शेयर्स दे दो, शेयर्स हम खरीद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जाएगा। नाउ ठीक है, इन पास 1 फॉर्मेट जो डिसेंटिंग शेयरहोल्डर है, जो इसके खिलाफ हैं, जैसे SR पास हो गया 75% ने तो हाँ बोल दिया, 10-20% ना बोल रहे हैं, तो प्रमोटर्स उनको ऑफर देगा कि आप अपना शेयर्स हमको बेच के आप जा सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एग्जिट ऑफर। क्लियर है? तो ये था सर पूरा का पूरा चेंज ऑफ मेमोरेंडम का मास्टर चार्ट। एक इम्पॉर्टेंट बात है, माइंड यू कि ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ये इंटर वाला पोर्शन है जो फाइनल में रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे तुमको फॉर्म नंबर याद करने का ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको लग रहा है सर सो मेनी फॉर्म नंबर्स आई विल नॉट बी एबल टू लर्न, डोंट लर्न, इट्स नॉट नीडेड, ठीक है। तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू, ठीक है सर। तो इसी के साथ हमारा मेमोरेंडम आर्टिकल्स वाला ये पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। हम लोग बिगिनिंग में जा रहे हैं वापस से चैप्टर के। ये देखो, इनकॉर्पोरेशन मेमोरेंडम आर्टिकल्स खत्म होता है सेक्शन 17 पे। अब एक टॉपिक है कन्वर्जन, सेक्शन नंबर 18, पेज नंबर है 18, 1.18। कन्वर्जन ऑफ कंपनी, आप एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक या पब्लिक को प्राइवेट बनाना चाहते हो, कन्वर्जन ऑफ कंपनी, तो इसके लिए नियम है सेक्शन 18 फॉलो करो। सेक्शन 18 बोलता है वेन एवर, दिस इज टीचर्स नोट, ये डायग्राम जो है ना नीचे लिखा हुआ पूरा सेक्शन को कैप्चर करता है। When a company of one type wants to convert into company of another type, it has to do 3 things. Number 1, change your memorandum and articles, because memorandum articles से पता चलता है कि आप किस टाइप की कंपनी हो। तो आप अपने मेमोरेंडम आर्टिकल को बदल दो और एक डिफरेंट टाइप की कंपनी में आप कन्वर्ट हो सकते हो। मेमोरेंडम आर्टिकल को बदलने के लिए क्या पास होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरा, आरओसी आपको जब भी आप कन्वर्ट हो गया, आरओसी आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। थर्ड, कंपनी चेंज हो जाने से आपके असेट, लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स और लिटिगेशंस, लीगल केसेस में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। एक बात सोचो, एक कंपनी है करोड़ों का घोटाला कर दिया, अब वो लोग अपना नाम चेंज कर लिए, दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो गए, तो क्या वो माफ हो जाएगा? क्या नहीं ना। तो ये 3 बातें सेक्शन 18 बोलता है कि व्हेन वन टाइप ऑफ कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इनटू अनदर टाइप ऑफ कंपनी, इट हैज टू डू दीज थिंग्स। नंबर 1, ऑल्टर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, उसके लिए एसआर पास करो, सिंगल एक ही एसआर पास करके दोनों चेंज कर सकते हो। दूसरा, आरओसी को एक एप्लीकेशन जाता है। तीसरा, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी की तरफ से आपको मिलेगा। और चौथा, आपके एसेट, लायबिलिटी, लीगल केसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज सेक्शन नंबर 18, कन्वर्जन ऑफ वन कंपनी टू अनदर काइंड। अब इसी में पहला ये टॉपिक है, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसीजर है।
पब्लिक को प्राइवेट में करने के लिए क्या प्रोसीजर है? ठीक है, प्राइवेट को अगर पब्लिक में करना है तो वेरी सिंपल, आपको किसी सरकारी डिपार्टमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, केवल आपको एसआर पास करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, प्राइवेट को पब्लिक बना रहे हो तो अपना नाम चेंज करो, ठीक है। अपने मेमोरेंडम में जो तुम्हारा नाम है ना कंपनी का, सपोज कंपनी का नाम है समथिंग समथिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट वर्ड हटाना है तो एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल्स को चेंज करो, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में वो 3 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो हटेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम 7 होने चाहिए, बिकॉज अब आप पब्लिक हो रहे हो। नंबर ऑफ डायरेक्टर कम से कम 3 होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज यू हैव टू डू फॉर कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। आपको कोई आरडी का सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए। हाउएवर पब्लिक को प्राइवेट करना है तो यू नीड अप्रूवल ऑफ आरडी। आरडी बोले तो सर रीजनल डायरेक्टर। आपको मेमोरेंडम चेंज करना है, अपने नाम में प्राइवेट वर्ड डालना पड़ेगा, अपने आर्टिकल्स में वो 3 रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा, जो डेफिनेशन में होता है ना प्राइवेट कंपनी के, वो डालना पड़ेगा, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर को आप एक एप्लीकेशन दोगे फॉर्म RD1 में विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ROC के और RD का जब अप्रूवल आ जाएगा तो ROC के पास जमा कर देना इन फॉर्म नंबर INC 28 विद इन 15 डेज, तब आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकते हो। सो दैट वाज कन्वर्जन टॉपिक। अब अगले पेज में डॉक्ट्रिन्स चालू हो रहे हैं। तो कन्वर्जन छोटा सा था, डॉक्ट्रिन्स भी है तुम्हारे सिलेबस में। सबसे पहले सर ये डॉक्ट्रिन्स होता क्या है मैं बता देता हूँ। इसका प्रोनाउंसिएशन डॉक्ट्राइन नहीं होता, डॉक्ट्रीन होता है। ये कोई सेक्शन नहीं होता। जब एक ही प्रॉब्लम पे बार बार कोर्ट में केस जा रहा है तो कोर्ट क्या करती है, एक सेट ऑफ रूल्स बना देती है कि दोबारा ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं नियम बना रहा हूँ, उस नियम को फॉलो करके आप लोग आंसर ढूंढ लेना, डोंट कम टू कोर्ट अगेन एंड अगेन। तो सच सेट ऑफ रूल्स विच इज क्रिएटेड बाय द कोर्ट on a matter which is litigated again and again in the court is called doctrine। तो 4 डॉक्ट्रीन है जो हमें पढ़ने हैं। एक तो मैं पढ़ा चुका डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, बाकी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तुम्हारा ये सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनल के सिलेबस में डाल दिया है। पेज नंबर 20। तो पहला डॉक्ट्रीन हमारे सामने आ रहा है, डॉक्ट्रीन ऑफ ऑल्टर ईगो या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में यहां लिखा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरे लैंग्वेज में पढ़ोगे आराम से याद रहेगा पूरा। सबसे पहला डॉक्ट्रीन, डॉक्ट्रीन ऑफ ऑल्टर ईगो या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ये क्या होता क्या है, मतलब समझा रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है कि एक ही इंसान है पर वो 2 अलग अलग रूप दिखा रहा है। जैसे सबसे फेमस एग्जांपल इसका मैं तुमको देता हूँ, सुपरमैन जानते हो ना, सुपरमैन सबने जाना है। सुपरमैन और क्लार्क केंट। सुपरमैन का अगर तुमने कोई मूवी देखा हो, यू नो दैट क्लार्क केंट इज बेसिकली वो सुपरमैन ही है। क्लार्क केंट जो न्यूज़पेपर की किसी कंपनी में रिपोर्टर की तरह काम करता है, लोगों से अपनी पहचान छुपा के रखी है, और वही सुपरमैन है। तो क्लार्क केंट और सुपरमैन 2 अलग अलग इंसान है कि एक ही इंसान है? सर एक ही इंसान है। बैटमैन और ब्रूस वेन 2 अलग इंसान है कि एक ही है? स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर एक ही है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑल्टर ईगो। मतलब आप ऑल्टर ईगो बेसिकली कि एक ही इंसान का 2 रूप, 2 अलग अलग है नहीं, वो एक है। यहां पर इस टॉपिक का क्या रेलेवेंस है मैं बता रहा हूं। कई बार कुछ शेयर होल्डर्स, कुछ लोग कंपनी बनाते हैं फ्रॉड करने के लिए। अगर शेयर होल्डर्स ने, जैसे मान लो ये 3 दोस्त हैं, ठीक है, ये तीनों दोस्त ने मिलके एक कंपनी बनाया फ्रॉड करने के लिए, तो ऐसे केस में लॉ बोलेगा कि कंपनी एंड यू पीपल आर नॉट 2 डिफरेंट, यू आर 1 एंड द सेम। तब उस केस में कंपनी का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कंपनी और तुम चोर लोग, तुम लोग एक ही हो, तुम लोग अलग अलग नहीं हो। सो इफ अ कंपनी हैज बीन क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ फ्रॉड, then the company will not have a separate legal entity. Company and the members will be regarded as 1 and the same, and इन सारे members का liability will become unlimited. That is doctrine of alter ego. It happens when a company is created for fraudulent purposes. ठीक है। अंदर
Usually a company is regarded as a separate legal entity. Separate legal entity का मतलब क्या होता है? It means company has a separate identity, अलग identity, distinct from its members. However, when a company is created for fraud, then the court will not consider it to be a separate legal entity. The company and its members will be regarded as one and the same person, alter ego. In short, court will ignore the separate legal entity status, and second, member का liability will become unlimited. ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. तो 6 फ्रॉड के केसेस नीचे लिखे हुए हैं. नंबर 1, ये बस खाली आपको नाम पता होना चाहिए, टैक्स इवेजन. अगर टैक्स इवेजन के लिए कोई कंपनी बनाई है तो वहाँ पे भी ये डॉक्ट्रिन लगा देंगे. क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए कंपनी बनाया गया है. दुश्मन देश का कंपनी है, मतलब सपोज हमारे कंट्री का कोई एनिमी कंट्री है, उनके लोगों ने भारत में आके कंपनी खोला है तो उसको दुश्मन कंपनी मानेंगे. डमी कंपनी खोला है जिसमें अंदर कोई काम ही नहीं है, खाली पेपर पे कंपनी, अंदर में जीरो. लेबर लॉ, मतलब सरकार जो लेबर लॉ के लिए इतना अच्छा अच्छा लॉज बनाती है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना सीएमए इंटर में, फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुइटी बोनस, पीएफ, पेमेंट ऑफ वेजेस, इन सबको वॉयलेट करने के लिए अगर एक कंपनी बनाई गई है तो उसको बंद करो. ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध अगर कोई काम करने के लिए कंपनी बनाई है तो उसको भी बंद करो. पब्लिक पॉलिसी का बेसिकली मतलब होता है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, तो यहाँ के नियम कानून वगैरह को मानना ज़रूरी है. जो यहाँ नियम है वो दूसरी जगह नहीं होंगे. जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अल्कोहल. भारत में अल्कोहल के एडवर्टाइजमेंट पर पाबंदी है, विदेशों में नहीं है. वहाँ अल्कोहल का भरपूर ऐड होता है, यहाँ नहीं होता. तो यहाँ का नियम है. यहाँ हर खाने में ये वेज नॉन वेज का डिमार्केशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में एक अच्छी खासी आबादी है जो धार्मिक लेवल पे वेजिटेरियन है, तो बाहर नहीं है वो. तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ होती बाहर नहीं है. जैसे हिंदुस्तान में कई राज्यों में बीफ बैन है, गाय का मांस पे बैन है. विदेशों में गोरे खाते हैं बीफ. ठीक है. तो पब्लिक पॉलिसी मतलब आप जिस समाज में, जिस देश में रहते हो, वहाँ के जो नियम कानून जो लोग मानते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी. ठीक है. तो आप धोखाधड़ी बदमाशी करने के लिए कंपनी खोलोगे तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगा और मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है. फर्स्ट. सेकेंड डॉक्ट्रिन है ऑल्टर ईगो, ये तो मैं पढ़ा दिया. ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड कुछ करोगे तो वॉइड एब इनिशियो, दैट इज अल्ट्रा वायर्स. Third, doctrine of constructive notice. Any person outsider who is dealing with the company must read the memorandum and articles. See, the memorandum and articles are public document. They are available on MCA का website. आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. ठीक है. तो अगर कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ कोई सौदा कर रहा है जो अनयूजुअल टाइप का है, थोड़ा अलग है, हट के है, जो कंपनी नॉर्मली जिस तरह काम नहीं करती, तब उसको एक बार मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ के देख लेना चाहिए कहीं ये अल्ट्रा वायर्स तो नहीं है. अगर वो नहीं भी पढ़ता है तो इट इज डीम्ड कि उसने पढ़ा है. कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डीम्ड, नोटिस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन. सो इट मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ डीम्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि आउटसाइडर इज डीम्ड टू नो अबाउट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. कभी भी आउटसाइडर कंपनी के साथ कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन करता है तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई करता है. उसको मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ लेना चाहिए चेक करने के लिए कहीं अल्ट्रा वायर्स तो नहीं है. अगर नहीं भी पढ़ेगा तो यही मानेंगे कि पढ़ लिया है. तो दिस डॉक्ट्रिन वर्क्स अगेंस्ट एन आउटसाइडर. ठीक है. उल्टा एक और डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ये आउटसाइडर के फेवर में है. इंडोर मैनेजमेंट का मतलब है इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. एन आउटसाइडर मेमोरेंडम आर्टिकल्स को पढ़ सकता है बिकॉज वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बट आउटसाइडर को कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, इंटरनल अफेयर्स क्या हो रहा है, वो तो कभी उसको पता चल ही नहीं सकता. एन आउटसाइडर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस है जिसका नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड. इस केस में ना टर्कवांड जीता था, इसीलिए इसको टर्कवांड रूल भी बोलते हैं. Doctrine of indoor management is also known as Turquoise rule because this doctrine was created in a case law और उस केस लॉ में विजेता था टर्कवांड, तो उसी के नाम पे डॉक्ट्रिन है टर्कवांड्स रूल.
तो ये क्या स्टोरी है, आई विल टेल यू द स्टोरी। ये स्टोरी का डायग्राम और राइटअप नीचे मैंने बना के लिखा है, ठीक है। ये टीचर्स नोट है, इंपॉर्टेंट है। कहानी क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की, एकदम सिंपल, ठीक है। एक बंदा है टर्कवांड, उसने बैंक से बॉन्ड्स खरीदे थे। बैंक भी तो एक कंपनी होता है। बैंक का नाम था रॉयल ब्रिटिश बैंक। इनको पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, तो ये लोग सोचे कि बॉन्ड्स इशू कर दे। बॉन्ड्स आर डिवेंचर्स, तो बैंक वाले ने सोचा कि बॉन्ड्स इशू करके पैसा उठा लेते हैं। पर एक प्रॉब्लम है, बैंक इज अ कंपनी, तो इनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है दैट द कंपनी कैन इशू बॉन्ड्स ओनली विथ शेयर होल्डर्स अप्रूवल। इन्होंने हड़बड़ी था, अर्जेंट था, बिना शेयर होल्डर का अप्रूवल लिए बॉन्ड इशू कर दिया, इशूड बॉन्ड्स विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल। और टर्कवांड ने पैसा लगा भी दिया। गलती टर्कवांड की है नहीं, अरे टर्कवांड ने आर्टिकल्स पढ़ा था, मेमोरेंडम पढ़ा था कि ये लोग कर सकते हैं, तो किया। पर अब टर्कवांड ये थोड़ा आके चेक करेगा कि रॉयल ब्रिटिश बैंक ने अंदर में शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया है कि नहीं लिया, तो गलती तो रॉयल ब्रिटिश बैंक की है। तो बाद में जब पैसा चुकाने का टाइम आया, बॉन्ड का रिडेम्पशन, तो कंपनी ने बोला ये तो वॉइड है, क्योंकि ये तो हुआ ही नहीं था शेयर होल्डर का अप्रूवल, तो हम आपका पैसा नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देंगे, देना पड़ेगा कंपनी को पैसा। कंपनी denied its liability to pay money to Turkwand as the procedure mentioned in the article was not followed. Turkwand's rule नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज का केस तो है नहीं, कंपनी को पावर है कि बॉन्ड इशू कर सकते हैं, किया उन्होंने। सेकंड, टर्कवांड ने ऑलरेडी मोआ हुआ पढ़ लिया था कि बॉन्ड इशू हो सकता है। थर्ड, अब अंदर में आपने शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया या नहीं लिया, वो टर्कवांड को पता कभी नहीं चलेगा, इसमें टर्कवांड का दोष नहीं है। आउटसाइडर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो गलती कंपनी की है, कंपनी कैन नॉट डिनाई इट्स लायबिलिटी, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। यहां जीता कौन, आउटसाइडर। तो वही मीनिंग ऑफ द डॉक्ट्रिन्स, आउटसाइडर्स आर एंटाइटल टू अज्यूम कि अंदर में सब सही हो रहा होगा, ठीक है। इसके 4 एक्सेप्शंस हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 एक्सेप्शंस हैं, और ये एक्सेप्शंस बहुत फेमस है, पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर ये साबित हो गया कि आउटसाइडर हैड नंबर 1 नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटी, अगर ये साबित हो गया कि टर्कवांड को पता था कि अंदर शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं है, तब उसको उस डॉक्ट्रिन का फायदा नहीं मिलेगा। सेकंड, अगर वो नेग्लिजेंट है। थर्ड, इलीगल ट्रांजैक्शन किया विच इज वॉइड एब इनिशियो। फोर्थ, अब टर्कवांड अगर बैंक के चपरासी से आके कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां तो दिख रहा है कि बेवकूफ है, because the chaprasi does not have the authority to enter into a contract on behalf of the bank, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम बैंक में गए और बैंक के बाहर एक वॉचमैन, उससे बोलो कि मेरे को पैसा लेना है, लो चेक, के अंदर जाओगे। तो अगर आउटसाइडर एक ऐसे बंदे से डील करे जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो गलती आउटसाइडर की है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना। तो 4 एक्सेप्शंस, इन चारों एक्सेप्शन का बेसिकली पर्पस क्या है कि अगर आउटसाइडर ही मतलब नेग्लिजेंट टाइप का पर्सन है, या वो जानता था कि अंदर गड़बड़ है, तो वो इस डॉक्ट्रिन का फायदा नहीं उठा सकता। कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस ये पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बना दिया बहुत सुंदर से। कंस्ट्रक्टिव नोटिस आउटसाइडर के अगेंस्ट होता है, इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर के फेवर में है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में बात होती है मेमोरेंडम आर्टिकल की, कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो, सब कोई पढ़ सकते हैं। इंडोर मैनेजमेंट इज अबाउट इंटरनल अफेयर्स, जो आपको पता नहीं चल सकता, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है। थर्ड, दोनों डॉक्ट्रिन का मतलब। एंड फोर्थ, एक्सेप्शन, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट का 4 एक्सेप्शंस अलग से है, ठीक है। 5 काट के लिख दो, 4 एक्सेप्शंस। तो डिफरेंस अगर पूछे तो तुम्हारे लिए रेफरेंस के लिए रहेगा, ये मेरा बनाया हुआ है टीचर्स नोट, ठीक है। सो वी हैव फिनिश्ड द 4 डॉक्ट्रिन्स। चैप्टर के बिगिनिंग में बहुत कुछ कर लिया हम लोगों ने, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, कन्वर्जन डॉक्ट्रिन्स, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। ये आज की इस पहली क्लास का लास्ट डिस्कशन है। इसके बाद जो टॉपिक्स है ना, वो एक्चुअली फाइनल सिलेबस के ही होते हैं, वाइंडिंग अप, NCLT, स्पेशल कोड, तो दीज आर फाइनल सिलेबस का टॉपिक्स ओनली। इनमें जो सेक्शंस आप देख रहे हो, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम CA सिलेबस, बट दे आर इंक्लूडेड इन CMA सिलेबस। तो वो मैं डिस्कस करूंगा, बट आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। एक फ्लेवर हर क्लास का अलग होना चाहिए। तो आज की क्लास में बेसिकली
वो जो इंटर फाउंडेशन वाले पोर्शन जो फाइनल में रिपीट हुए हैं वो करा दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं ये लास्ट करा रहा हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन नंबर 8, ठीक है। कम टू पेज नंबर 23, 1.24 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इसका एक आउटलुक मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। ये भी होता क्या, फंडा, पहले फंडा समझ लो, ठीक है। अगर नॉट, पहले बताओ नॉट फॉर प्रॉफिट का सर ये इसका मतलब क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, नो नो नो। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट तो होगा पर वो प्रॉफिट घर नहीं ले जाएंगे, वो प्रॉफिट का ड्राइंग्स नहीं होगा, वो प्रॉफिट का डिविडेंड नहीं बटेगा, वो प्रॉफिट कंपनी के अंदर ही रहेगा, वो प्रॉफिट कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है उसी लिए यूज किया जाएगा। दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट। छोटे क्लास से, क्लास 11 में मेरे ख्याल से हम लोगों को फाइनल अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज का फाइनल अकाउंट्स। तो उसमें स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इन सबको नॉट फॉर प्रॉफिट बोला जाता है। अब एक दफ़ा उस समय मन में ये ख्याल आता है कि स्कूल तो इतनी ज़्यादा फीस दे रही है, हॉस्पिटल भी इतना भयंकर पैसा लेता है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कैसे? प्लीज़ आप समझो कि एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट। बड़े से बड़ा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। प्रॉफिट या सरप्लस जरूरी है, खर्चे होते हैं मीट करने के लिए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। लोग अक्सर खर्चों को नहीं देखते हैं। एक्सपेंसेस आर टू मच नाउअडेज, टू मच। आपको दिख रहा होगा पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाउस होल्ड, एक घर जो एक सर्टेन बजट में चलता था अब वो 4 गुना 5 गुने हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ज़रूरी है, इसके लिए रेवेन्यू होना, प्रॉफिट होना ज़रूरी है। आज तुम मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, हम सब तो रेवेन्यू के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर कल को भगवान बोल दे आके कि भाई किसी को प्रॉफिट की जरूरत नहीं, सबको जो चाहिए हम लोग मिलेगा, तो कल से मेहनत बंद। मैं भी मेहनत बंद कर दूंगा, तुम भी मेहनत बंद कर दोगे, क्यों स्ट्रगल करेंगे, करेक्ट ना? तो सारा स्ट्रगल तो सर उसी लिए, करियर के लिए। करियर किसके लिए? रेवेन्यू के लिए। प्रॉफिट जरूरी है। तो ये ना सोचो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए। उनको नॉट फॉर प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं सर क्योंकि वो अपना प्रॉफिट घर नहीं ले जाते, ड्राइंग्स नहीं करते। प्रॉफिट स्टेज इन द कंपनी ओनली, ठीक है। ये बात इनके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखी हुई होती है। कहां लिखी होती है सर? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसा कंपनी है विच हैज बीन क्रिएटेड, नंबर 1, इसको याद करने के लिए मैं ओप्पो बोलता हूं, ठीक है। ओप्पो, OPP, ऑब्जेक्ट प्रॉफिट प्रोहिबिट, ऑब्जेक्ट। सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट होता है प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ट्रेड, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रिसर्च, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, सोसाइटी, इन सब के पर्पसेस के लिए बनता है, ठीक है। तो इनका पर्पस होता है अच्छा, कुछ अच्छा ऑब्जेक्ट, ओके। दूसरी बात, प्रॉफिट, ये अपने प्रॉफिट को यूज करते हैं ओनली इन देयर ऑब्जेक्ट, मतलब प्रॉफिट हुआ है तो वही प्रमोशन ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट, इन सब में यूज करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा, प्रोहिबिट डिविडेंड, डिविडेंड नहीं होता है यहाँ पे। तो ओप्पो, ऑब्जेक्ट प्रॉफिट प्रोहिबिट, ऑब्जेक्ट कुछ अच्छा, प्रॉफिट उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा, प्रोहिबिट डिविडेंड, ओप्पो। पहला वाला जो पॉइंट है वो इनके मेमोरेंडम में लिखा होता है, बाद बाकी 2 पॉइंट जो वो इनके आर्टिकल्स में लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। ऐसी कंपनियों को एक लाइसेंस चाहिए होता है। इनको एक अलग से लाइसेंस मिलता है। सी एवरी कंपनी गेट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दे गेट 2 थिंग्स, they get a certificate of incorporation, they also get a license under section 8। लाइसेंस का मतलब क्या होता है सर? लाइसेंस इज अ डॉक्यूमेंट जो आपको कुछ प्रिविलेज देता है। जैसे मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंस मुझे ये प्रिविलेज देता है कि रोड पे मैं गाड़ी चला सकता हूँ, और लाइसेंस के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। जैसे मेरा जो लाइसेंस है वो ऑब्वियसली प्राइवेट गाड़ी चलाने का लाइसेंस है। आई कैन नॉट ड्राइव येलो नंबर प्लेट वाली जो गाड़ियाँ होती है ना, टैक्सी, उबर ओला, दैट आई कैन नॉट ड्राइव। उनका ड्राइवर्स लाइसेंस बहुत अलग होता है, उसका प्रिविलेज बहुत ज़्यादा होता है। आई हैव अ प्राइवेट लाइसेंस, जो मतलब मैं प्राइवेट व्हीकल जैसे वाइट नंबर प्लेट वाली अपनी गाड़ियाँ बस इतना ही चला सकता हूँ, और 4 व्हीलर चला सकता हूँ, ट्रक नहीं चला सकता वगैरह। एक होता है ना रेंज, मीडियम लाइट व्हीकल, वो सब।
तो लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो मुझे प्रिविलेज देता है और उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो एग्जैक्टली इनको भी एक लाइसेंस चाहिए होता है अंडर सेक्शन 8, ताकि इनको सेक्शन 8 कंपनी वाले सारे प्रिविलेजेस वगैरह मिल सकें, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं लाइसेंसिंग प्रोसीजर। लाइसेंसिंग प्रोसीजर, स्पाइस प्लस INC 13, 14, 15, फ्यूचर, पांच चीजें इनको जमा करनी पड़ती है। स्पाइस प्लस जब ये लोग इनकॉर्पोरेशन करते हैं ना कंपनी का, उसी वक्त स्पाइस प्लस में एप्लीकेशन देते हैं कि प्लीज हमको लाइसेंस भी दे देना, ठीक है। INC 13 ये इनका मेमोरेंडम होता है कि ये देखो हमारा मेमोरेंडम, इसमें विशेष तरह के ऑब्जेक्ट्स है, प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सोसाइटी, कल्चर वगैरह। INC 14 इज अ डिक्लेरेशन बाय अ प्रोफेशनल CA, CMA एडवोकेट कि इन्होंने सारा नियम कानून फॉलो किया, सब ओके है। INC 15 इज अ डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर्स कि हम लोग जो लिखे एकदम सच लिखे, सब एकदम सही है, सेक्शन 8 के लिए काम होगा। 5 नंबर एक फ्यूचर एस्टिमेट कि आने वाले 3 साल में आपका इनकम एक्सपेंडिचर क्या होगा, कहां से पैसा आएगा, कहां खर्चा करोगे। तो ये 5 चीजें आप जमा करोगे तब ROC आपको देता है लाइसेंस इन INC 16। तो लाइसेंस मिलेगा इन INC 16। ये सब चीजें आप दोगे, सब लिखा हुआ है, स्पाइस प्लस, ठीक है। INC 13 क्या होता है, मेमोरेंडम का फॉर्मेट होता है। INC 14 क्या होता है, वो प्रोफेशनल लोग का सर्टिफिकेट होता है। INC 15 क्या होता है, डिक्लेरेशन बाय दी सब्सक्राइबर्स। फिर एक फ्यूचर एस्टिमेट 3 साल का कि हम लोग कहाँ कहाँ इनकम एक्सपेंडिचर करेंगे, तब यू गेट द लाइसेंस इन INC 16। जो पुरानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के पहले बनी थी, उनको भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दे विल अप्लाई इन INC 12। जो पुरानी कंपनियां हैं नॉट फॉर प्रॉफिट की, पुराने लॉ में उनको सेक्शन 25 कंपनी बोलते थे, उनको भी नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। दे विल अप्लाई इन INC 12। साथ में INC 13, 14, 15 फ्यूचर एस्टिमेट, उनको लाइसेंस मिलता है INC 17 में, ठीक है। जो पुरानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज है तो उनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो दैट्स द लाइसेंस। लाइसेंस गिव्स देम द पावर, द प्रिविलेज। अब ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, अगर ये लोग बदमाशी किए तो इनके साथ क्या क्या होगा। सबसे पहला काम लाइसेंस रिवोक, दूसरा पनिशमेंट। लाइसेंस रिवोक, दूसरा पनिशमेंट। पनिशमेंट कितना है सर, कंपनी के ऊपर पनिशमेंट होता है 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का पेनल्टी। ऑफिसर्स के ऊपर होता है 25,000 से लेके 25 लाख तक का पेनल्टी। तो पेनल्टी बहुत भयंकर है। ऊपर से अगर फ्रॉडलेंटली किया है तब तो सर 447 हो जाएगा, अगर फ्रॉड किया है तो पनिशमेंट भयंकर है। नेक्स्ट इनका लाइसेंस रिवोक होगा। लाइसेंस रिवोक होने के बाद 3 चीजें हो सकती हैं, 1 2 3। 1, इनको ऑर्डर किया जाएगा कि तुम लोग ना कन्वर्ट हो जाओ इनटू अ पब्लिक और अ प्राइवेट कंपनी, और तुम्हारा जितना भी प्रॉफिट है तब तक का वो छीन के सरकारी फंड में चला जाएगा। तो इनको बोला जाएगा कि भाई आप लोग का लाइसेंस कैंसिल, नाउ यू आर नॉट अ सेक्शन 8 कंपनी, नाउ यू आर अ नॉर्मल पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। अपना लाइसेंस आप सरेंडर करो फॉर्म नंबर INC 20 में। जो लाइसेंस आपको मिला था वो सरेंडर करो वापस ROC को फॉर्म नंबर INC 20 में, और आपका जितना भी प्रॉफिट जमा है वो सारा सरकारी फंड में चला जाएगा। सेकंड, या फिर दूसरा काम आपको बंद कर दिया जाएगा, शट डाउन द कंपनी। जितना भी आपका सरप्लस है वो हम किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी जो सेम टाइप का जिसका ऑब्जेक्ट उसको दान कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो इंसॉल्वेंसी फंड में डाल देंगे। सरप्लस ट्रांसफर टू सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, नहीं तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में चला जाएगा पैसा। थर्ड, या फिर इसको किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमेलगमेट कराया जा सकता है। तो क्या क्या हो सकता है इनके साथ, इनका लाइसेंस रिवोक होगा और 3 चीजें होंगी, या तो इनको पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट करने बोलेंगे, या वाइंड अप, या फिर अमेलगमेट विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी। एंड पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा कंपनी ऑफिसर्स को। यही चीज डिटेल में नीचे। रिवोक द लाइसेंस, अगर इन्होंने सेक्शन 8 का वायलेशन किया या लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेट किया या फ्रॉड किया, तो बोला जाएगा सरेंडर करो अपना लाइसेंस इन फॉर्म नंबर INC 20।
या फिर इनको बंद कर दिया जाएगा, वाइंड अप, डिसॉल्व, और इनका सारा असेट किसी दूसरे सेक्शनेट कंपनी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट उसको दे देंगे, नहीं तो इंसॉल्वेंसी फंड में जाएगा। थर्ड, इनका अमेलगमेशन करा दिया जाएगा इन अ सिमिलर सेक्शनेट कंपनी। पनिशमेंट 10 लाख से 1 करोड़, 25,000 से 25 लाख, और फ्रॉड करोगे तो 447। ठीक है। सो दैट वाज सर सेक्शन 8 कंपनी। इसी के साथ हमारा जो ये पहला भाग है, ठीक है, ये चैप्टर 1 अपना स्टार्ट हुआ। चैप्टर 1 के अंदर जो फर्स्ट पोर्शन है, दिस वन, दिस इज कंप्लीटेड। अब ये सारे जो सेक्शंस हैं, ये फाइनल वाले सेक्शंस है, इजी हैं, प्रोसीजरल टाइप पे, हल्के फुल्के, इनके ऊपर Q&A वगैरह भी वो अंदर ही है। तो वो पोर्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द चैप्टर टुडे। अराउंड 52 पेज का चैप्टर, तो 26 पेज आज हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं।